अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि एकदम अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई जो है वो चल रही होगी। एंड आज हम इस वीडियो के साथ में आगाज करते हैं हमारे अमेंडमेंट सीरीज का, जो कि आपके दिसंबर 2020 के जो एग्जाम्स हैं उसके लिए रिलेवेंट रहेंगे। ठीक है, पहले ही मैं आपको ये डिस्क्लेमर जो है वो दे देता हूं कि ये वाले जो अमेंडमेंट्स हैं वो ऑलरेडी हमारे जो रेगुलर क्लास के वीडियोस हैं उसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे जो कि यूट्यूब पे रेफर करते हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियोस जो हैं वो अलग से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आप बात करते हैं इन अमेंडमेंट नोट्स के बारे में जो आपको स्क्रीन पे फिलहाल दिखाई दे रहे होंगे, ये वाले नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है जो कि CS कार्ड इंडिया के एप्लीकेशन का दिया गया है। वहां जाके अमेंडमेंट का एक अलग से सेक्शन जो है वो आपको मिल जाएगा, वहां से आप इस चीज को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई जो है उसको प्रॉपरली कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? डन। लेकिन इसके पहले कि वीडियो को मैं शुरू करूं, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि प्रवीण सर और CS कार्ड इंडिया की टीम प्रॉम्प्ट टाइम पे रह के आपके लिए सर्विस प्रोवाइड करती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास में शेयर भी कर दीजिएगा और जो सब्सक्राइब वाला बटन आपको दिया गया है उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन आपको दिया हुआ है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि अब हम शुरुआत कर रहे हैं, आगाज कर रहे हैं अमेंडमेंट्स की सीरीज का। तो आगे जितने भी आपके अमेंडमेंट्स रहेंगे वो सारे अमेंडमेंट्स के बारे में एक एक वीडियो जो है हर एक सब्जेक्ट को लेके वो आपके पास में आता रहेगा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कंपनी लॉ। क्या है टॉपिक? टॉपिक का नाम है कंपनी लॉ। ठीक है, अब अगर मैं कंपनी लॉ की बात करूं तो सर ये कंपनी लॉ जो है वो तो CS एग्जीक्यूटिव के न्यू सिलेबस में भी है, ओल्ड सिलेबस में भी है, एंड एज वेल एज अगर मैं CS प्रोफेशनल की बात करूं तो ओल्ड सिलेबस में जो एडवांस कंपनी लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो रिलेवेंट रहेगा। ठीक है, तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर आप न्यू सिलेबस में हैं तो भी आपको ये वीडियो देखना है, अगर आप ओल्ड सिलेबस में है कंपनी लॉ अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपको ये वीडियो देखना है, और इवन अगर आप CS प्रोफेशनल के एडवांस कंपनी लॉ के स्टूडेंट होंगे तो भी आपको ये वीडियो जो है वो पूरा का पूरा देखना होगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। ठीक है साहब, अभी ध्यान से सबसे पहला जो अमेंडमेंट है उसकी यहां पे हम बात करते हैं, जो कि क्या बात करता है? इट टॉक्स अबाउट द exemption to the government companies। कौन से कंपनीज? गवर्नमेंट कंपनीज अंडर सेक्शन नंबर 462 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वाइड नोटिफिकेशन नंबर, इसका हमें मतलब नहीं है, लेकिन हाँ कौन सी डेट को ये नोटिफिकेशन आया बेटा? 2 मार्च 2020 को नोटिफिकेशन आया है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके पहले कि मैं ये डेट के बारे में बात करूं, मैं आपको बता दूं कि जब दिसंबर 2020 एग्जाम्स की बात करते हैं तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे जो आपके अमेंडमेंट जनवरी 2020 से लेके जून 2020 के बीच में आए होंगे वो सारे के सारे अमेंडमेंट्स को आपको यहां पे स्टडी करना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वाली शीट में और ये वीडियो के अंदर जून 2020 तक के जितने भी आपके अमेंडमेंट्स है कंपनी लॉ को लेके वो सारे के सारे अभी कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, डन। क्या कहता है साहब? ये बहुत ध्यान से देखिएगा। कहता है फॉर द पर्पज ऑफ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन अ न्यू एक्सप्लेनेशन। क्या दिया गया है? नया एक्सप्लेनेशन दिया गया है इन द डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45। यस सर, अगर गवर्नमेंट कंपनी की बात की जाए तो उसका डेफिनेशन कहां दिया गया है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 में दिया गया, लेकिन उस सेक्शन के अंदर एक नया एक्सप्लेनेशन जो है उसको एडअप कर दिया गया। गॉट इट? अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं, क्या कहता है? कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, कौन सा क्लॉज? क्लॉज 45। इस क्लॉज के पर्पज के लिए द पेड अप शेयर कैपिटल। सर इसमें हमें याद आ रहा है कि जब गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन की बात करते हो तो कहा जाता है कि ऐसी कंपनी जिसमें एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, याद है आपको? ठीक है, ऐसा वहां पे बोला गया तो उसे गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है, ऐसा उसके अंदर बताया गया है। लेकिन यहां अब क्या कहता है कि अगर आप बात करते हैं पेड अप शेयर कैपिटल के बारे में तो पेड अप शेयर कैपिटल शेल बी कंस्टिट्यूड एज द टोटल वोटिंग पावर। कंसिडर्ड एज व्हाट? द टोटल वोटिंग पावर where the shares with differential voting rights have been issued।
अरे बाप रे सर क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है। कहता है कि सर आपने बोले पढ़ा होगा अबाउट सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45। बोले हाँ सब पढ़ा है। किसकी बात करता है? सब बोले ये तो बात करता है अबाउट द गवर्नमेंट कंपनी। किसकी बात करता है ये? सब बोले ये गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बात करता है। और क्या कहता है? सब बोले कहता ये है कि अगर आप गवर्नमेंट कंपनी की बात करो तो बोले सर ऐसी कंपनी जिसमें 51% और मोर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बाय बोथ। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो ऐसा यहां पे बोला गया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बाय बोथ। जस्ट अ सेकेंड, ऐसा आपको बोला गया? बोले हाँ से ऐसा बोला गया। तो अब पॉइंट यहां है कि यहां पे वर्ड यूज किया गया है क्या? पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। तो कहता है कि अगर आपकी जो ये गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, अगर इस गवर्नमेंट कंपनी ने डीवीआर वाले डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर किए, इशू किए होंगे, तो ऐसे केस में पेड अप शेयर कैपिटल में आप पैसे की बात नहीं करेंगे बल्कि किसकी बात करेंगे? आप यहां पे टोटल वोटिंग राइट्स के बारे में बात करेंगे। ये समझा? कौन सी गवर्नमेंट कंपनी? ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जिसने डीवीआर वाले जो शेयर्स है ना उनको इशू किया होगा, तो उस केस में आप किसकी बात करेंगे? आप टोटल वोटिंग राइट्स के बारे में बात करेंगे, ना कि सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में वहां पे बात करेंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो ऐसा कहा गया है सबसे पहले वाले नोटिफिकेशन के अंदर, जो कि आपको दिया गया है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45। इसमें क्या किया गया है सर? इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन जो है उसको यहां पे ऐड किया गया। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन, ठीक है साहब, ये हुआ आपका पहला। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं दूसरे वाले अमेंडमेंट की तरफ, ठीक है, जो कि आपको निधि के सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स 2020 में 14/2/2020 को लाया गया। इसमें बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जहां पे पहले 6 महीने का टाइम दिया गया था, वहां पे टाइम को बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 9 महीने कर दिया गया। बस यही एक छोटा सा अमेंडमेंट है, लेकिन अच्छे से देख लेते हैं यहां पे क्या कहता है कि सर रूल जो है जिसका नंबर क्या है 23A, निधि का रूल 23A क्या कहता है? MCA has extended the time limit of declaring a public company as निधि कंपनी within 9 months। बोले कोई भी पब्लिक कंपनी अगर निधि कंपनी बनती है या अगर आप निधि कंपनी बनाते हो, जो कि ऑब्वियसली एक पब्लिक कंपनी, ठीक है, तो ऐसे केस में जो डिक्लेरेशन आपको देना है उसका टाइम जो पहले 6 महीने का हुआ करता था, वहीं पे 6 महीने की जगह पे उसको क्या कर दिया है? 9 महीने का कर दिया गया। क्या कहते हैं ध्यान से? किससे? बोले अगर मैं ये रूल के हिसाब से बात करूं, रूल कौन सा बेटा? रूल है आपका यहां पे 23A। अगर मैं निधि के रूल नंबर 23A के हिसाब से बात करूं, एमेंडेड वाले के हिसाब से, तो कहता है अ पब्लिक कंपनी शैल डिक्लेयर इट एज निधि एंड एवरी निधि इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट शैल गेट इटसेल्फ डिक्लेयर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन से बात करोगे तो पहले भी 1 साल हुआ करता था और आज भी 1 साल, उतना ही है, कोई चेंज नहीं, ठीक है, 1 ईयर। लेकिन दूसरा क्या बोलता है? और विद इन 9 months फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स विच एवर इज लेटर। अंडरस्टूड द पॉइंट? यानी कि इसके पहले ये अमेंडमेंट वर्ड यहां पे नहीं होता था, रूल जो था वो आपका सीधा 2016 वाला था, ठीक है। तो वो वाले रूल्स के बाद में आपको टाइम दिया गया था कितना? 6 महीने का। लेकिन अब क्या कहता है कि अब ये जो आपके अमेंडमेंट वाले रूल्स आए हैं 2020 के, ठीक है, तो इसके बाद में आपको कहा गया है कि 9 महीने का टाइम आपको दिया जा रहा है। और अगर आपकी जो पब्लिक कंपनी है वो निधि में कन्वर्ट होती है, पहली बार निधि वाला काम करना शुरू करते हैं, या फिर अगर आपने इनिशियली निधि वाली ही कंपनी बनाई थी, तो ऐसे केस में आपको सो एंड सो डिक्लेरेशन जो है वो आपको देना पड़ेगा। पहले 6 महीने में देते थे, रूल के आने के 6 महीने में देते थे, लेकिन अब कहा गया है कि जिस दिन ये रूल आया है, कौन सी डेट को आया सर? 14 फरवरी 2020 को आया, ठीक है। तो फिर इसके 9 महीने के अंदर आपको देना होगा विच एवर इज लेटर। विच एवर इज व्हाट? विच एवर इज लेटर। तो ये क्या कहता है? बहुत ध्यान से देखिएगा एक बार।
एक एग्जाम्पल जो है वो यहां पे अपन लेके चल लेते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल सर, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपकी एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था जो कि 1 दिसंबर 2019 में हुआ। ठीक है, 1 दिसंबर 2019 में आपकी कंपनी का क्या हुआ, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो आया। ठीक है साहब, लेकिन फिर उसके बाद में ये वाली डेट यानी कि 14/2/2020 को क्या हुआ, नोटिफिकेशन आया, अमेंडमेंट वाले जो रूल है वो आ गए। तो कहा गया है कि आपको जो डिक्लेरेशन करना है आरओसी के पास वो इस डेट से 1 साल के अंदर। अब इस डेट से 1 साल जो है वो कब होने वाला भाई साहब, सब बोले वो तो होगा 30 नवंबर 2020 को जाके। ठीक है, और या फिर ये वाली डेट से 9 महीने, सर ये वाली डेट से 9 महीने 9 मंथ्स, 14 फरवरी, तो फरवरी के बाद में मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। ठीक है, उसके अगर आप 9 महीने की बात करोगे तो तकरीबन लगा लीजिए कि 13 नवंबर 2020 को होगा भाई साहब। एग्री करते हो, बोले हाँ, लेकिन फिर साथ में क्या कहा, विच एवर इज लेटर। इनमें से जो भी क्या होगा आखिरी में होगा, राइट। तो भाई साहब आखिरी में तो ये वाली डेट आ रही है, तो उसके हिसाब से क्या करेंगे अपन, बाद में भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी की जगह एक और एग्जांपल अपन यहां पे लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जो है वो होता है 1 फरवरी 2020 में। ठीक है, तो और आपका पीछे चला जाएगा ये। लेकिन अगर इसका जो इनकॉर्पोरेशन अगर वो पहले कर दूं, तो जैसे मान लो मैंने कर दिया 1 अक्टूबर 2019। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा सर, ऐसे केस में अगर आप यहां पे देखोगे तो ये जो डेट आपकी आएगी ये आ जाएगी 30 सितंबर 2020 आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या करना होगा आपको 30 नवंबर तक, मैक्सिमम टाइम जो है वो आपको दिया गया 30 नवंबर तक, तब तक आपको डिक्लेरेशन जो है वो फाइल करना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट, डन। ठीक है साहब, फिर उसके बाद में एक और यहां पे अमेंडमेंट जो कि 4/2/2020 को आया। यहां पे 14/2 का था, यहां पे ये 4/2 का था। ठीक है, इसमें क्या किया गया सर, कुछ नहीं, जो आपके फॉर्म्स है ना NDH1, NDH2, NDH3 काय के लिए सर, कंप्लायंसेस का रिटर्न, एक्सटेंशन ऑफ टाइम, रिटर्न ऑफ द निधि कंपनी फॉर हाफ ईयर एंडेड, इनके लिए जो फॉर्म्स है ना उनको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मतलब अंदर का जो प्रारूप था ना उसको अकॉर्डिंगली क्या किया गया, चेंज किया गया, बाकी और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये वाली चीज को आपको देखना है, देखो, नहीं भी देखा तो भी चलेगा, क्योंकि ये सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। सिलेबस में हमको ये थोड़ी आता कि चलो निधि फॉर्म में क्या क्या लिखा हुआ है वो बताओ। ठीक है, बस ये इन्फॉर्म रहना चाहिए कि सर ये एक थोड़ा सा चेंज यहाँ पे किया गया है कि जो आपका NH1, NH2 और NH3, ठीक है, ये जो था NDH सॉरी, तो उसकी जगह पे आपका नया फॉर्म जो है वो यहाँ पे क्या कर दिया गया है, बता दिया गया। गॉट इट, डन। ठीक है साहब, फिर उसके बाद 17/2/2020 को MCA का एक सर्कुलर आया। किसका सर्कुलर आया है, MCA का सर्कुलर आया। और ये सर्कुलर जो है वो किसके बारे में है सर, वो है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 के बारे में। कौन सा वाला, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। अब ये ध्यान से सुनिएगा सर, अगर आप स्टूडेंट हैं SBEC के, कौन सा सब्जेक्ट, SBEC, ठीक है, और या फिर CS प्रोफेशनल में आप स्टूडेंट हैं CRIWL न्यू सिलेबस या फिर CRVI ओल्ड सिलेबस, तो आपके लिए ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, रिलेवेंट है। क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, कहता है फाइलिंग ऑफ द फॉर्म्स इन द रजिस्ट्री MCA 21 बाय इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है, और लिक्विडेटर अपॉइंटेड अंडर द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। क्या करने की बात कर रहे हैं, फॉर्म्स को फाइल करने की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं इसके बारे में, ध्यान से देखेंगे सब। यहां पे कहता है कि अगर सर्कुलर के हिसाब से बात की जाए, ठीक है, वर्ड्स पे फोकस कीजिएगा, क्या कहा कि अगर इस सर्कुलर के हिसाब से बात की जाए तो जो भी आपका प्रोफेशनल है जो कि CIRP प्रोसेस कर रहा होगा, सर CIRP मतलब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है, वो कर रहा होगा, तो उसको क्या करना है, he is required to attach the order copy of NCLT or NCL80 in form number this।
सर किसी भी अथॉरिटी का अगर ऑर्डर आता है तो वो इसी फॉर्म में आता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। विच आफ्टर वेरिफिकेशन फ्रॉम द आरओसी द सेम विल गेट अप्रूव्ड एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल विल बी अलाउड टू फाइल द ई फॉर्म ऑफ द कंपनी बाय अफिक्सिंग हिज डीएससी। गॉट द पॉइंट। मतलब आपको सीधे सीधे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि आपको जो एनसीएलएटी के ऑर्डर की कॉपी है उसको क्या करना होगा, उसको अटैच करना होगा, ठीक है। और अगर ये आप करते तो उसके बाद में आपको जो बाकी के फॉर्म्स वगैरह रहेंगे ये फॉर्म्स को फाइल करना अलाउ होगा, वो भी अपने डीएससी को अफिक्स करके। गॉट इट। एंड फिर क्या कहता है कि एक बार आपका ये वाला फॉर्म अप्रूव हो गया बाय द आरओसी, द नेम ऑफ प्रोफेशनल विल बी रिफ्लेक्टेड एज सीईओ। आपका नाम किस तौर पे आ जाएगा, सीईओ के तौर पे आ जाएगा, अंडर द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी डिटेल्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो स्टेटस रहेगा वो लिखा हुआ आएगा एज अंडर सीआईआरपी और अंडर लिक्विडेशन, ठीक है। बेस्ड ऑन द फाइलिंग ऑफ द ई फॉर्म ऑन द कंप्लीशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस और आफ्टर गेटिंग स्टे ऑर्डर एज द केस में बी, द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इज रिक्वायर्ड टू फाइल दिस फॉर्म वंस अगेन। आपको ये एक बार और क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा टू चेंज द स्टेटस ऑफ कंपनी ऑन द एमसीए पोर्टल। गॉट द पॉइंट। वापस से एक बार ध्यान से सुन लो भाई साहब, यहां पे बात कर रहे हैं ऐसी कंपनी के बारे में जो किसमें है, जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में, बराबर है साहब। अगर कंपनी के इंसॉल्वेंसी प्रोसेस की बात की जाए तो इसके लिए हमको कहां जाना पड़ता है, हमको जाना पड़ता है एनसीएलटी के पास, और एनसीएलटी ने जो ऑर्डर पास किया होगा उसके अगेंस्ट में हमको जाना पड़ता है एनसीएलएटी के पास। और आपका जो रिस्पेक्टिव ट्राइब्यूनल जो रहेगा वो क्या करता है साहब, वो बोले आपको ऑर्डर पास करके देता है, ठीक है। और ये जो ऑर्डर आपका पास होता है ये आपका पास होता है इन द फॉर्म नंबर आईएनसी 28, ठीक है। लेकिन फॉर्म नंबर आईएनसी 28 में आपको ये ऑर्डर पास हो गया कि आप इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जो है उसको इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। जब ये आपको ऑर्डर मिला है तो कहा गया कि ये वाला ऑर्डर आपको फाइल करना पड़ेगा आरओसी के पास, ठीक है। इस ऑर्डर की एक सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, सीटीसी का मतलब क्या होता है, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, ये आप फाइल करेंगे किसके पास में, आरओसी के पास, ठीक है। और ये जब एक बार आपने फाइल कर दिया तो इसके बाद में आपका नाम, यानी कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट किया गया है उसका जो नाम है वो सीईओ के तौर पे आ जाएगा, और कंपनी जो है उसका स्टेटस कैसा आ जाएगा, कंपनी जो कि सीआईआरपी में है और या फिर लिक्विडेशन में। गॉट इट। लेकिन फिर उसके बाद में ये प्रोसेस आपका चलेगा, चलने के बाद जब आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। और या फिर शायद प्रोसेस आगे कंटिन्यू ना की जाए, किसी और ने एप्लीकेशन कोर्ट के पास में फाइल कर दिया होगा और स्टे ऑर्डर ले लिया होगा। तो अगर दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो जाती है तो ऐसे केस में आपको फिर से आईएनसी 28 जो है वो फाइल करना पड़ेगा, ताकि अकॉर्डिंगली कंपनी का जो स्टेटस है उसको क्या किया जा सके, चेंज किया जा सके। सर पहले सीआईआरपी के प्रोसेस में थी लेकिन अब उससे बाहर आ चुकी है, ये उस पर स्टे ऑर्डर आ चुका है, मतलब आपकी कंपनी अब सीआईआरपी प्रोसेस में नहीं है। गॉट इट। तो वो चीज यहां पे आपको करनी पड़ेगी, ये समझ में आया। हालांकि ये चीज से जुड़ी हुई कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आगे भी दी गई है, वो भी अपन वहां जाके देखेंगे, ठीक है। डन। नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड वन, नहीं कौन सा था, अमेंडमेंट ये था आपका तीसरा। अब इसके बाद में अपन जाते हैं कहां पे, चौथे वाले पे, नोटिफिकेशन नंबर व्हाटएवर। लेकिन इससे रूल कौन से चेंज हुए आपके, इनकॉर्पोरेशन वाले रूल्स। इफेक्टिव कब से हैं, 23 फरवरी 2020 से हैं। सबसे पहली बात चेंज कहां पे आया, रूल नंबर 9 के अंदर चेंज आया, जो कि रिजर्वेशन ऑफ नेम के बारे में बात करता है। बहुत इंपॉर्टेंट वाला ये आपके लिए अमेंडमेंट है, ठीक है। अगर आप रिजर्वेशन ऑफ नेम की बात करते हैं तो आपको रन सर्विस के बारे में ध्यान होगा। कौन सी सर्विस, रन सर्विस। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो आपको स्पाइस वाला जो फॉर्म है वो शायद आपको ध्यान होगा, राइट। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा चेंज यहां पे कर दिया गया है, और एक एडवांस्ड वाला स्पाइस फॉर्म जो है, जो कि अभी भी INC 32 में ही रहेगा, लेकिन उसमें चेंजेस कर दिए गए, कुछ एडिशनल वाली चीजें जो है उसको भी ऐड कर दी गई। बिकॉज ऑफ दैट रीजन नाउ दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, स्पाइस प्लस।
ठीक है। उसके अलावा शायद एक फॉर्म और आपको पता होगा, दैट वाज कॉल्ड एज व्हाट, अजाइल। ठीक है, जीएसटी वगैरह का या फिर आपका ईपीएफओ का या फिर आपका ईएसआई का फाइलिंग करने के लिए एक फॉर्म आपको दिया गया था जिसका नाम क्या था, अजाइल। ठीक है, लेकिन अब उसमें दो और ऐड कर दिए हैं, दो और ऐड कर दिए हैं, जिसमें से एक है प्रोफेशनल टैक्स के बारे में। ठीक है, और दूसरा जो है वो है ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट के बारे में। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, अजाइल प्रो। ठीक है, तो इन तीन बातों से जुड़ा हुआ अमेंडमेंट जो है वो आपको यहां पे अब एप्लीकेबल होता है, जो दिसंबर 2020 के हिसाब से रहेगा। क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि भाई साहब, अगर आप रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, किस टाइम पे, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि सर रिजर्वेशन ऑफ नेम जो है वो हम एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए भी बात कर सकते हैं जब आपको नेम चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके संदर्भ में कुछ और बोला हुआ है, करेंगे अपना आगे चल के बात। क्या कहता है कि अगर आप इनकॉर्पोरेशन करवाते टाइम पे कंपनी के नाम को रिजर्व करने की बात करते हैं, इट शैल बी मतलब करना ही पड़ेगा और ऐसा ही करना पड़ेगा। इट शैल बी मेड थ्रू द वेब सर्विस अवेलेबल एट दिस वेबसाइट, सदाबहार वेबसाइट अपनी, बराबर है, जिंदगी भर इसी के साथ में जुड़े रहना है अपने को। ठीक है, बाय यूजिंग द वेब सर्विस, कौन सा, स्पाइस प्लस। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, वो रन वाला फॉर्म था ना, वो है, वो अभी भी है, बट अगर आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की बात कर रहे हो तो रन वाला फॉर्म फाइल नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, स्पाइस प्लस। स्पाइस का फुल फॉर्म आपको पता है, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, लेकिन बाजू में क्या लगाना है आपको, यहां पे प्लस लगाना है, जिसका फॉर्मेट अभी भी कौन सा है, 32 वाला ही है। स्पाइस का जो फॉर्मेट था वो भी 32 में था, स्पाइस प्लस का जो फॉर्मेट है वो भी 32 में ही है। ठीक है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर आपको कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो ऐसे केस में आपको अलग से ये रन वाला जो फॉर्म है ना, इसको भरने की कोई जरूरत नहीं। मतलब अब आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले आप नाम अवेलेबल करवा लो फिर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की बात कर लेना, नहीं। क्या करना है, सीधा सीधा आपको क्या बोल दिया गया है, और ध्यान रखिएगा ये कंपल्सरीली बोला गया है। क्या कहता है, ध्यान से, कहता है भाई साहब कि अगर आप अभी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, मतलब कंपनी अभी एग्जिस्टेंस में आ रही है, उस टाइम पे अगर आप कंपनी के लिए नाम को रिजर्व करने के लिए एप्लीकेशन देने की बात करें, ठीक है, तो कल तक ऐसा होता था कि इस केस में आपको रन वाला फॉर्म जो है उसको फाइल करना पड़ता था, बट अब आपसे कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, ये फॉर्म को फाइल नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको बोले स्पाइस प्लस वाला एक फॉर्म दे दिया गया है जो कि एडवांस फीचर्स के साथ में है। ठीक है, वो वाला फॉर्म जो रहेगा उसी में ही आप रन के लिए काम जो है वो कर लेंगे। ठीक है, ठीक है साहब। लेकिन एंड फॉर द चेंज ऑफ एग्जिस्टिंग नेम, अगर आप एग्जिस्टिंग नाम को चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे केस में अभी भी कौन सा, रन वाला फॉर्म जो है वो अवेलेबल है, और फीस आपको अकॉर्डिंगली पे करना पड़ेगा, जो कि अप्रूव या फिर रिजेक्ट हो सकता है बाय द आरओसी एज द केस में भी, आफ्टर अलाउइंग द रीसबमिशन ऑफ सच वेब फॉर्म विद इन 15 days फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ द डिफेक्ट इफ एनी विद इफेक्ट फ्रॉम द 23rd of February 2020। समझ में आया क्या, नहीं आया तो चलो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। ध्यान से, क्या कहता है ध्यान से देख लीजिएगा और उसको अकॉर्डिंगली लिख भी लीजिएगा। क्या कहता है सर, अगर मैं यहां पे बात करूं अबाउट द टॉपिक दैट इज रिजर्वेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी, ठीक है, तो इसमें दो बातें। सबसे पहली बात, इफ यू आर इनकॉर्पोरेटिंग अ न्यू कंपनी, ठीक है, नई कंपनी अगर आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, और या फिर चेंजिंग द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, ठीक है, अगर आप नई कंपनी की बात कर रहे हैं तो इसके लिए क्या कहा गया है सर, इसके लिए आपको वेब बेस्ड फॉर्म दिया गया है। ठीक है सर, ये वेब बेस्ड क्या होता है, बहुत सिंपल है, आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा,
आपको सीधा एमसी की वेबसाइट पे जाना होगा, वहां पे आपको स्पाइस प्लस का फॉर्म जो है वो मिल जाएगा, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो डालनी पड़ेगी। ठीक है, वेब बेस्ड फॉर्म कहाँ पे है? ऑन www.mca.gov.in। ठीक है, और फॉर्म जो है वो आपका अभी भी INC32 में ही है, स्पाइस प्लस के नाम से। ठीक है, लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग नेम चेंज करने की बात कर रहे होंगे तो ऐसे केस में ये भी आपका वेब बेस्ड फॉर्म, ठीक है, वेब बेस्ड फॉर्म है और इसका नाम क्या है? रन। गॉट इट। लेकिन सबमिशन करने के बाद, अब ये ध्यान से सुनिएगा, यहां पे नीचे में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, विच मे बी इधर अप्रूव्ड और रिजेक्टेड। ठीक है, रन फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर उसके बाद में द एप्लीकेशन मे बी अप्रूव्ड और रिजेक्टेड। ठीक है, उसको अप्रूव भी किया जा सकता है या फिर उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है, बट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ resubmission will be given। ठीक है, within 15 days from the date of rejection। ठीक है, जिस दिन रिजेक्शन हुआ उसके 15 दिन के अंदर आपको दोबारा चेंज करने के लिए भी यहां पे बोला जा सकता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए, गॉट इट, डन। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। देखिए, हर जगह पे वही चीज़ बता दी आपको। फिर रूल नंबर 10, 12, 19, 1, फिर 38 का 1, 2, 3, 4, 7, 9 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स फॉर द वर्ड, लेटर्स, फिगर्स। जो कल तक ये हुआ करता था स्पाइस, उसकी जगह पे क्या करना है? स्पाइस प्लस। ठीक है, कब से? फ्रॉम दिस डेट ओनली, फ्रॉम 23 ऑफ फरवरी 2020 के हिसाब से। ठीक है साहब। फिर अगर मैं 38 की बात करूं तो 38 वाला भी बात कर ही चुके हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये बात हो चुकी है कि आपको कल तक जो आपने इलेक्ट्रॉनिकली स्पाइस लिखा हुआ था, वहां पे अब इलेक्ट्रॉनिकली प्लस स्पाइस आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकली प्लस स्पाइस प्लस वहां पे आ जाएगा। ये भी कौन सी डेट से? 23 ऑफ फरवरी 2020 से। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं। फिर नया रूल कौन सा? 38A, रूल नंबर 38A। अगर उसकी बात की जाए तो वो किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है आपके फॉर्म अजाइल के बारे में। ठीक है, जब अजाइल की बात आप करते थे तो इसमें EPFO और उसके अलावा आपका ESI, राइट, 3 चीजें होती थी। एक आपका होता था GST का रजिस्ट्रेशन, दूसरा आपका होता था EPFO का रजिस्ट्रेशन, और तीसरा आपका होता था ESI का रजिस्ट्रेशन। उसके लिए जो फॉर्म आपका होता था वो था कौन सा? अजाइल वाला। लेकिन अब साथ में, जैसा मैंने आपको बताया, 2 चीजें और ऐड कर दी हैं। एक है आपका प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है, अगर कोई होगा तो, और प्लस दूसरा जो है वो है आपका ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, ओपनिंग ऑफ व्हाट? बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये 2 चीजें और यहां पे ऐड कर दी गई है, जैसे कि यहां नीचे लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन एंड ओपनिंग ऑफ द बैंक अकाउंट शैल बी सब्सटीट्यूटेड। वो मतलब आपका वहां पे ऐड हो जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। ठीक है साहब। फिर उसके बाद आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ स्पाइस प्लस, वेब फॉर्म रन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द चेंज ऑफ द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी। ये पहले भी बात कर चुके हैं, तो अगर इसको नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा। इसकी बात अपन पहले भी कर चुके हैं। ठीक है साहब। फिर उसके बाद में हाउएवर, ये ध्यान दीजिएगा, हाउएवर
इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनीज फॉर द नेम रिजर्व थ्रू द एग्जिस्टिंग रन सर्विस। मतलब अगर ये अमेंडमेंट आने के पहले आपने क्या किया था, आपने रन वाला फॉर्म जो है वो भर दिया था और उससे आपने नाम को रिजर्व करवा लिया था अपने नाम, ठीक है। shall continue to be filled by the existing SPICE e-form along with the related linked forms as applicable, and if marked under the resubmission shall be resubmitted in the SPICE e-form. Resubmission of SPICE form submitted prior to the date of development of the SPICE Plus web form shall also be filed in the existing SPICE e-form and related links form as applicable. समझ में आया क्या कहानी, क्या बोला हमने कहा कि अगर 23 फरवरी 2020 के पहले, डेट कब की दी गई, 23 फरवरी 2020, अगर उसके पहले आपने ऑलरेडी रन नाम का जो फॉर्म है वो फाइल कर दिया था और एक नाम जो है वो रिजर्व करवा चुके, ठीक है, तो ऐसे केस में अगर आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की बात करें तो आपको स्पाइस प्लस नहीं डालना है, बल्कि सिर्फ अगर आप स्पाइस फॉर्म भी डालेंगे तो भी आपका काम जो है वो हो जाएगा। बट अगर बोले मैं न्यू कंपनीज की बात करूं जिसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए स्पाइस प्लस जो है वो आप यूज करेंगे, एंड देयरबाय हैव ऑब्टेन्ड दिस नंबर will have to file the statutory returns only when they cross the threshold prescribed under the relevant acts। मतलब ये एक एडिशनल वाली बात जो वो यहाँ पे बोल दी कि अगर आप नई कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं जिसने ये जो फॉर्म है वो फाइल किया, पहली बात, और दूसरी बात आपने ये नंबर भी ले लिया, बट अगर आपने ये नंबर लिया है तो आपको रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे इस पर्पस के लिए, ठीक है। तो कहा जा रहा है ये रिटर्न्स आपको तभी फाइल करने होंगे जब आप रिस्पेक्टिव थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो आपको जो दी गई है उसको आप क्या करेंगे, क्रॉस करें, उसके पहले नहीं करना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट 10, ठीक है साहब। अगला जो हमारा अमेंडमेंट है वो है रिलेटेड टू शेयर एंड द शेयर कैपिटल, गॉट इट। तो यहां पे ये हमारा अमेंडमेंट आया था 4th वाला। अब इसके बाद में जो आपका अगला अमेंडमेंट है वो हम बोल देते हैं सीधा सीधा कौन सा, 5th वाला, ठीक है। अगर मैं ये 5th वाले की बात करूं तो सबसे पहला तो जो आपका इशू ऑफ जीडीआर है उसके रूल्स में हल्का सा अमेंडमेंट आया। सर क्या अमेंडमेंट आया? सर बोले कल तक जो चीज को आप एफसीसीबी एंड ऑर्डिनरी शेयर थ्रू डिपॉजिटरी रिसिप्ट मैकेनिज्म स्कीम 1993 का नाम देते थे, ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज को बेसिकली अगर बात की जाए तो काइंड ऑफ रिपील कर दिया गया है और नई स्कीम यहां पे ला दी गई है जिसका नाम क्या है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट स्कीम 2014। वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट जो है वो वहां पे सिंपली कर दिया गया, गॉट इट। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ जीडीआर रूल्स, अगर मैं जीडीआर रूल्स के बारे में बात करूं जो कि ये वाले रूल्स है, ओवरसीज डिपॉजिटरी और द ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक shall mean the foreign depository as defined into the scheme। सिंपल ये आपको बोला गया, क्या कहा गया, सबसे पहली बात तो ये कि जहां जहां पे ये लिखा हुआ होगा वहां वहां पे आपको डिपॉजिटरी रिसिप्ट स्कीम 2014 लिखना है। यानी कि अब जो चीज पहले एफसीसीबी एंड ऑर्डिनरी शेयर्स थ्रू डिपॉजिट रिसिप्ट मैकेनिज्म स्कीम के हिसाब से काम हुआ करता था वो अब इसके हिसाब से होगा। एंड अगर आप ओवरसीज डिपॉजिटरी की बात करो या ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक की बात करो, ठीक है, तो वो कौन रहेगा बेटा, दैट विल बी फॉरेन डिपॉजिटरी, जिसको डिफाइन कहां पे किया गया है, इस स्कीम के अंदर ही डिफाइन किया गया। अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है साहब। लेकिन फिर उसके बाद में इसके हिसाब से अगर मैं रूल नंबर 5(1) की बात करूं, रूल नंबर 5(1) किसका, इसी पर्टिकुलर रूल का, इश्यू ऑफ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स का, अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या कहता है, कहता है सबसे पहली बात द डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, कौन से रिसिप्ट्स, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ठीक है, कैन बी इशूड बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफरिंग, मतलब आईपीओ लेके आया जा सकता है, एफपीओ लेके आया जा सकता है, और या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट भी हो सकता है जिसमें सामने वाले का नाम लिखा हुआ रहेगा और सेक्शन नंबर 42 के हिसाब से, सेक्शन नंबर 62 के हिसाब से उसको ऑफर किया जा सकता है प्राइवेट प्लेसमेंट में, ठीक है, or in any other manner prevalent in the concerned jurisdiction and may be listed or traded on the listing or trading platform in the concerned jurisdiction, ठीक है। further a proviso is also inserted in rule number 7, मतलब ये जो ऊपर का आपने पढ़ा था this was about what, this was about rule number 5(1), लेकिन रूल नंबर 7 जो आपको दिया गया है उसमें एक प्रोविजो भी इंसर्ट किया गया। क्या कहता है
कहता है दैट द प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, मतलब अगर आपकी जो कंपनी है उसने क्या किया, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को इशू किया, तो कंपनी के पास में क्या आया होगा, सब बोले कंपनी के पास पैसा आया होगा। तो कहा गया है इट मे बी रेमिटेड, उसको रेमिट किया जा सकता है, उसको लिया जा सकता है इन एन आईएफएससी बैंकिंग यूनिट, IFSC banking unit and utilized according with the RBI instruction issued on time to time। मतलब वो पैसे को अगर आप रेमिट करने की बात करें तो ऐसे अकाउंट में आना चाहिए जो कि IFSC बैंकिंग यूनिट के इसमें खुला होगा। दूसरा, आपको उन पैसे को यूज करने के लिए RBI की जो इंस्ट्रक्शंस है उनको भी क्या करना होगा, कंप्लाई करना होगा। ठीक है। फर्दर द डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स मे बी लिस्टेड और ट्रेडेड ऑन द लिस्टिंग और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन द कंसर्न्ड जुरिस्डिक्शन। ये तो अपन ऊपर बात कर चुके हैं, तो इसको नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा, इग्नोर दिस। ये समझ में आया, डन, ठीक है साहब। फिर इसके बाद में रूल नंबर 84, ये एक्चुअली किसका है, ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स। लिख लीजिएगा प्लीज ये 2014। ठीक है। रूल नंबर 84, अगर मैं रूल नंबर 8 की यहां पे बात करूं तो इट डील्स अबाउट द इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। किसकी बात करता है ये, इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स की बात करता है। लेकिन एक सेकंड, क्या सर अगर आपकी जो कंपनी है वो एक स्टार्टअप कंपनी, ठीक है, अच्छा इसमें भी एक चीज और यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि स्टार्टअप कंपनी पहले डिफाइन किया हुआ था एज पर द नोटिफिकेशन जो कि आपको DIPP ने दिया था। ठीक है, अब उसको भी यहां पे चेंज कर दिया गया है और कहा गया है इट इज गिवन बाय DIPIT आई गेस, ऐसा कुछ तो भी नाम वहां पे दिया है, यानी कि ट्रेडिंग के लिए जो है नहीं DITPT ऐसा कुछ तो भी नाम है। ठीक है, वो पूरा देख के मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन मेन पॉइंट यहां पे क्या है कि अगर आपकी जो कंपनी है वो एक स्टार्टअप कंपनी, ठीक है, तो उसको कहा गया है कि अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर्स को इश्यू करना चाहते हैं तो नॉर्मल कंपनी को ऐसा अलाउ किया गया है कि आप अपने पेड अप शेयर कैपिटल के 25% तक कर सकते हैं। ये नॉर्मल कंपनी को अलाउ किया गया। बट अगर आपकी जो कंपनी है वो एक स्टार्टअप कंपनी है तो कहा गया है कि अप टू 50%। ठीक है, लेकिन कब तक, अगले 10 साल तक, यानी कि जिस दिन आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है उसके अगले 10 साल तक अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन कब तक, कहां तक, सब बोले पेड अप शेयर कैपिटल के 50%। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है वो यहां पे आपको दिया गया। अगला जो अमेंडमेंट है ये आपका रिलेट करता है किससे, अकाउंट्स ऑडिट एंड ऑडिटर से। बट उसके पहले नंबर भूल गए हम, यहाँ पे था ये 5वां अमेंडमेंट, फिर यहाँ पे आता है ये आपका 6ठा अमेंडमेंट, और फिर ये अकाउंट्स वाला आपका आता है 7th अमेंडमेंट। ठीक है, इसकी डेट की बात अगर करें तो सर 31 ऑफ जनवरी 2020 अमेंडमेंट कब आया, 31 ऑफ जनवरी 2020। बेसिकली ये अमेंडमेंट जो है वो NBFC कंपनी को लेके, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। क्या कहता है ध्यान से, सब बोले नए फॉर्म्स का अनाउंसमेंट किया गया है जिसमें से एक का नाम है AOC NBFC इंडियन AS, और दूसरा AOC for CFS दैट इज फॉर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट NBFC इंडियन AS। मतलब सीधी सीधी बात है भाई साहब, क्या ऐसी NBFC जिसके ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ये वाले स्पेसिफाइड फॉर्म्स में क्या करना होगा, फाइल करना होगा। सिंपल, खत्म बात, गॉट इट। तो ये आपका हो गया अमेंडमेंट नंबर 7। बट फिर उसके बाद में एक और आता है अमेंडमेंट नंबर 8। क्या कहता है, जनरल सर्कुलर, जो भी नंबर होगा, लेकिन डेट कौन सी है, 30 अप्रैल 2020। इसमें नफरा 2 जो है, फॉर्म नंबर नफरा 2, नफरा फुल फॉर्म क्या है सर, नफरा का फुल फॉर्म है नेशनल फाइनेंशियल
रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ठीक है, नफरा। क्या कहता है भाई साहब, कहता है कि इसके पहले एक और सर्कुलर आया था जो कि 5 मार्च 2020 को आया था, उसी को ही कंटिन्यू करते हुए, उसी को ही क्या करते हुए, कंटिन्यू करते हुए, एंड आफ्टर ड्यू एग्जामिनेशन इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ फॉर्म नंबर नफरा 2, जो कि किसके लिए होता है, फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, पीरियड फाइनेंशियल 18-19, ये बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 210 दिन कर दिया। पहले 180 के आसपास कुछ हुआ करता था, लेकिन अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 210 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ दिस फॉर्म ऑन द वेबसाइट ऑफ द नफरा। मतलब जिस दिन से ये नफरा 2 फॉर्म कहां पे आया है, नफरा की वेबसाइट पे आया है, उस दिन से 210 दिन का टाइम जो है वो आपको दिया गया। और ये क्यों दिया गया भाई साहब, बेसिकली अगर मैं बताऊं तो ये दिया जा रहा है ड्यू टू कोविड-19, ठीक है, इसकी वजह से आपको ये फॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। गॉट द पॉइंट, ठीक है साहब। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले अमेंडमेंट के बारे में, जिसका नंबर जो है वो अपन यहां पे देते हैं 9th वाला, ठीक है। अमेंडमेंट किसमें है, द कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020, जो कि 25 फरवरी 2020 को है। क्या कहता है, यहां पे एक ऑर्डर जो है वो बनाया गया है, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020, ठीक है। अब इसमें क्या था कि इसके लिए ये कहा गया था कि ये जो आपका ऑर्डर है ना, इसको एप्लीकेबल करना है, ठीक है, किस पे, फॉर एवरी रिपोर्ट मेड अंडर सेक्शन 143, जो ऑडिटर की रिपोर्ट बनती है उसके ऊपर, लेकिन वो इसी साल से एप्लीकेबल होने वाला था। कब से होने वाला था, इसी साल से एप्लीकेबल होने वाला था, लेकिन ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोविड-19, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोविड-19, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसको अभी से नहीं, बल्कि इसको फाइनेंशियल ईयर 2021 से अपन क्या करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग इट फॉर 1920। अंडरस्टूड द पॉइंट, ध्यान से। क्या है अमेंडमेंट, सब बोले एक ऑर्डर यहां पे आपको दिया गया था, ठीक है, उसको एप्लीकेबल करने की बात की थी ऑडिटर्स के ऊपर, जब वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट बनाते हैं सेक्शन नंबर 143 के हिसाब से। हालांकि अगर मैं ये अमेंडमेंट की बात करूं, भले ही अमेंडमेंट आपको दिया गया है, तो इट इज नॉट रिलेटेड टू स्टडी। क्या इस पे सवाल पूछा जाएगा क्या, आई डोंट थिंक सो। क्या सवाल पूछेंगे भाई साहब इस पे, ऑर्डर एप्लीकेबल होने वाला था, उसको एप्लीकेबल नहीं किया, उस पर आप क्या सवाल पूछोगे, राइट। हाँ जी, तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है रिलेटेड टू द चैप्टर कॉल्ड एज व्हाट, द KMP एंड देयर रेम्यूनरेशन, ठीक है। अब ये चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो एक तो है रूल नंबर आपका 8A, जिसके बारे में आप पहले से बोल रहे थे सर अमेंडमेंट आ चुका है। इसके बारे में पहले से आप इसलिए बोल रहे थे क्योंकि ये आपके प्रोफेशन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें पहले ये कहा गया था कि अगर आपकी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 5 करोड़ रुपए का होता है, तो कंपनी में होल टाइम CS को रखने की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। लेकिन वही जो 5 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, उसको बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है, 10 करोड़ रुपए या फिर उससे ज्यादा, ठीक है। हालांकि इसके बारे में बता हमको पहले ही दिया गया था, बट अगर मैं इसको एप्लीकेबल होने की बात करूं, किसकी बात करेंगे, एप्लीकेबल होने की बात करेंगे, तो ये आपके एप्लीकेबिलिटी जो है वो दिसंबर 20 वाले एग्जाम से एप्लीकेबल हो रहा है, उसके पहले नहीं हुआ था, ठीक है, डन। लेकिन फिर उसके बाद में एक और पॉइंट आता है, दैट इज अ रूल नंबर 9। सर रूल नंबर 9 की बात अगर आप करते हैं तो ये बात करता है सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में, ठीक है। कहा गया कि कुछ कंपनीज को सेक्रेटरियल ऑडिट जो है वो करवाना जरूरी होगा, जिसमें से एक कंपनी लिस्टेड कंपनी के बारे में बात की गई, दूसरा अनलिस्टेड कंपनीज के बारे में बात की गई। लेकिन वो अनलिस्टेड कंपनी के लिए 2 बातें बोली हुई थी, एक था पेड अप शेयर कैपिटल के बारे में और दूसरा था आपका टर्नओवर के बारे में, ठीक है। लेकिन अब एक और नया पॉइंट जो है वहां पे ऐड कर दिया गया है, तीसरे वाला, और क्या कहते हैं कि सर अगर आपकी जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है उसका बोले अगर आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग, जो कि हो सकता है उसने बैंक से लिया होगा और या फिर किसी और PFI से लिया होगा, ठीक है, बट अगर ये कुल मिला के 100 करोड़ रुपए उससे भी ज्यादा का होता है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, आपको सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट को बनाना होगा, उसको ऐड करना होगा विद द बोर्ड रिपोर्ट,
बराबर है। ये सेकेंडल ऑडिट की जो रिक्वायरमेंट थी पहले 2 ही पॉइंट के लिए हुआ करती थी फॉर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, लेकिन अब तीसरा पॉइंट जो है वो भी यहां पे ऐड कर दिया गया है और 100 करोड़ रुपए उससे ज्यादा की बात जो है वो इसमें करी गई। ठीक है, तो ठीक है साहब। नाउ ऑन दिस थिंग द एमसीए हैज आल्सो क्लैरिफाइड दैट द पर्पस फॉर दिस रूल paid up share capital turnover outstanding loan and the borrowing as the case may be existing on the last date of the latest audited financial statement shall be taken into account। मतलब चाहे आप इसकी बात कर लीजिए, चाहे आप इसकी बात कर लीजिए, और या फिर जो ये नया वाला पॉइंट ऐड किया है इसकी बात आप कर लीजिए। ठीक है, ये तीनों आप किसके हिसाब से काउंट करेंगे? जो आपके लेटेस्ट वाले ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेंगे उसके हिसाब से आपको ये काउंट करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब, तो ये आपका एक हो गया। इसके पहले आपका जो अमेंडमेंट था वो 9th वाला था, और ये अमेंडमेंट आपका कौन सा हो गया? 10th वाला हो गया। फिर उसके बाद में 10 के बाद में 11 वाला अमेंडमेंट, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑल्दो अगर मैं ये कंपनी लॉ के लिए बात करूं तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये आप बात करते हैं फॉर द सब्जेक्ट कॉल्ड एज SBEC, ठीक है, तो उसमें LLP नाम का चैप्टर जो है वो आपको दिया गया है, लेसन नंबर 5 जो आपको दिया गया उसके अंदर। ठीक है, तो उससे ही जुड़ा हुआ ये बात जो वो यहाँ पे बोली जा रही है, क्या कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 टू एन LLP। क्या कहता है कि सर नोटिफिकेशन दिया गया 30/1/2020 को। कब आया नोटिफिकेशन? 30 जनवरी 2020 को आया। हैज डायरेक्टेड दैट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 460 provision of section number 460 shall apply to LLP from the date of publication of this notification in the official gazette resulting the provision relating to the condonation of delay। सेक्शन नंबर 460 किसकी बात करता है? कंडोनेशन ऑफ डिले इन सर्टेन केसेस की बात करता है, और इसको LLP पे अप्लाई करने की बात जो है वो यहाँ पे करी गई। अंडरस्टूड द पॉइंट? बहुत ध्यान से देखिएगा वापस से एक बार। क्या कहा गया है कि सर अगर आप सेक्शन 460 की बात करेंगे जो कि बात करता है अबाउट द कंडोनेशन ऑफ डिले इन सर्टेन केसेस, ठीक है, तो ये बोले पहले आपका कंपनी पे एप्लीकेबल हुआ करता था, अब इसके अलावा किस पे एप्लीकेबल होगा? ये LLP पे भी एप्लीकेबल होगा। गॉट इट? ठीक है साहब। फिर उसके बाद में अगला जो आपका अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट नंबर 11, दैट इज अबाउट द NCLT रूल्स। ठीक है, उसकी भी डेट की बात अगर आप करोगे तो 4/2/2020 को ये अमेंडमेंट जो है वो लाया गया। ठीक है, इसके हिसाब से रूल्स आपके कौन से हैं? 80A, जिसमें कि चेंज आपका यहां पे आया है। रूल नंबर 80A इन द NCLT रूल्स अनेबलिंग एन एग्रीव्ड पार्टी। क्या करता है कि साहब NCLT का ऑर्डर यहां पे कोई पास किया गया होगा, या फिर जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसके साथ में गलत हुआ, आप बोले एप्लीकेशन दे सकते हैं टू द NCLT इन द इवेंट ऑफ एनी ग्रीवेंसेस। अगर आपको कोई शिकायत है विद रिस्पेक्ट टू द टेक ओवर ऑफर। अरे बाप रे, सब बोले आपकी कंपनी का टेक ओवर ऑफर जो है वो हो रहा होगा और बाकी सारे लोग जो है वो एग्री कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बात पसंद नहीं आई, और अगर आपको इस बात को लेके कोई क्या है शिकायत है, ठीक है, तो आप कहां जा सकते हो? आप जा सकते हो NCLT के पास में। गॉट द पॉइंट? लेकिन हाँ एक सेकेंड, क्या कहते हैं कि अगर टेक ओवर ऑफर है ऑफ द कंपनीज अदर देन द लिस्टेड कंपनीज, मतलब कंपनी कौन सी होनी चाहिए? अनलिस्टेड वाली। ठीक है, तो एप्लीकेशन आप दे सकते हैं इन फॉर्म नंबर NCLT 1, और 5,000 रुपए की फीस जो है वो आपको पे करनी पड़ेगी अलोंग विद द एफिडेविट, जिसमें कि आप पिटीशन को वेरीफाई करेंगे, मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस को वेरीफाई करेंगे विद अ कॉपी ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन और द एग्जीक्यूटेड वकालतनामा एज द केस में बी, डॉक्यूमेंट्स इन द सपोर्ट ऑफ द ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द टेक ओवर एंड एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। ये पॉइंट समझ में आया? वापस से एक बार ध्यान से। क्या सर, मान लीजिए आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी का नाम है A, ठीक है, और इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि आपकी जो कंपनी है वो एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। ठीक है, और मान लीजिए कि देयर इज अ कंपनी, देयर इज अ बी, और बी नाम की जो कंपनी है वो इस पर्टिकुलर कंपनी को क्या करने के लिए बात कर रही है? इस कंपनी को टेक ओवर करने की बात कर रही है। ठीक है, और दोनों कंपनीज के मैनेजमेंट के बीच में टेक ओवर की क्या बनाई गई? टेक ओवर की स्कीम जो है वो बनाई गई, या फिर टेक ओवर का ऑफर जो है वो कंपनी बी ने कंपनी ए को दिया। अब ऐसा टेक ओवर के हिसाब से क्या होता है? सब बोले कंपनी बी जो रहेगी उसके शेयर होल्डर्स के शेयर्स को ले लिया जाएगा, और बदले में जो शेयर्स के बारे में एग्री किया गया होगा या फिर जो कंसिडरेशन मॉनेटरी टर्म्स में पे करने की बात की गई होगी वो यहाँ पे पेमेंट जो है वो कर दी जाएगी।
बराबर है? बोले हाँ सर। लेकिन एक मिनट, कहा गया कि इस ए कंपनी का अगर कोई भी शेयर होल्डर है, ठीक है, और एनी अदर पर्सन, ऐसा यहां पे लिखा हुआ नहीं है कि वो शेयर होल्डर ही होना चाहिए, दैट कैन बी एनी अदर पर्सन एज वेल। कोई भी बंदा अगर उसको लगता है कि ये जो टेक ओवर का ऑफर है ये प्रॉपर नहीं है, क्या नहीं है? प्रॉपर नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप यानी कि ये एग्रीव्ड पर्सन जो है वो जा सकता है किसके पास में? सर आप जा सकते हैं एनसीएलटी के पास, ठीक है। और एनसीएलटी के पास में जाके आप सिंपली क्या फाइल कर सकते हैं? पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जो कि होना चाहिए इन द फॉर्म नंबर एनसीएलटी 1। साथ में आपको एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस जो है वो आपको फाइल करना होगा, और साथ में आपको बोर्ड रेजोल्यूशन, सर ये कंपनी ने प्लान को एग्री किया होगा ना, जो टेकओवर वाला प्लान है, जो टेकओवर वाला ऑफर है उसको एग्री किया होगा, तो उसका कॉपी जो है वो भी यहाँ पे क्या होना चाहिए? साथ में अटैच्ड होना चाहिए, ठीक है। ये आपको फाइल करने के लिए सीधा सीधा बोला गया है। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन, ठीक है साहब। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट क्या आता है? 11 के बाद में 12th वाला। अब ये 12th वाले की बात अगर मैं करूँ तो ये थोड़ा सा आपका बड़ा है, जिसके लिए आपको अलग से वाइंडिंग अप के जो रूल्स है उनको रेफर करना पड़ेगा। हालांकि कुछ छोटी बातें भी यहाँ पे बोली गई हैं, उसकी बात अपन यहीं पे कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा बकायदा आपको अलग से रूल्स प्रोवाइड कर दिए जिनका नाम क्या दिया गया? वाइंडिंग अप रूल्स 2020। तो आपको ये रूल्स को क्या करना होगा? अलग से देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि एक बड़े लंबे चौड़े रूल्स जो है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें तकरीबन 191 रूल्स जो हैं वो आपको स्पेसिफाई किए गए। 191 या 192 के आसपास है, ठीक है। तो अब वो 191 रूल्स को यहाँ पे देखना तो पॉसिबल होगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, उनके ऊपर इतने क्वेश्चंस भी आपको पूछे नहीं जाएंगे जिसको अपन यहाँ पे डिस्कस करें, ठीक है। लेकिन आपको देखना रहेगा। क्या कहते हैं कि नोटिफिकेशन आया था एक 24 जनवरी 2020 को, पब्लिश्ड द कंपनीज वाइंडिंग अप रूल्स 2020, लेइंग डाउन द प्रोसीजर फॉर द वाइंडिंग अप by the tribunal under part 1 of chapter number 20 of the Companies Act 2013, which will be effective from first day of the April 2020। इफेक्टिव कब से होगा? 1 अप्रैल 2020 से इफेक्टिव होगा। गॉट द पॉइंट? यानी कि अगर प्रैक्टिकल लाइफ में बात करोगे तो 1 अप्रैल 2020 से ये रूल्स जो है वो क्या हो चुके हैं? इफेक्टिव हो चुके हैं। सर हमारे सिलेबस में हमारे दिसंबर एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट होंगे क्या? बिल्कुल रिलेवेंट रहेंगे, ठीक है। ठीक है साहब। नाउ अगर ये रूल्स के हिसाब से बात की जाए, इट प्रोवाइड्स अ रूल फॉर द वाइंडिंग अप बाय द ट्राइब्यूनल, ये अपन बात कर चुके हैं पहले ही, छोड़ दीजिए। नाउ वाइंडिंग अप रूल हैज आल्सो प्रोवाइडेड, ये एडिशनल वाली बात, ये वाली बात जो है ये थोड़ी सी नई है और ये इसके पहले कहीं पे भी बोली हुई नहीं थी, या ऐसा कोई प्रोविजन वाइंडिंग अप के बारे में, लिक्विडेशन के बारे में कहीं पे भी दिया हुआ नहीं था। क्या कहता है? दैट वाइंडिंग अप रूल्स हैज आल्सो प्रोवाइडेड द समरी प्रोसीजर। सर समरी प्रोसीजर इज काइंड ऑफ फॉर स्पीडी रेजोल्यूशन। फटाफट अगर आपको यहां पे काम होगा तो समरी प्रोसीजर जो है वो क्या होगा? काम आएगा। समरी प्रोसीजर किस काम के लिए? लिक्विडेशन के। सर कंपनी को लिक्विडेट करना है, उसके लिए क्या करो? फटाफट काम कर लेते हैं। कई बार होता है कि जब आपकी कंपनी के अंदर एसेट्स बहुत ज्यादा नहीं होते, बाहर वालों की टोटल जो लायबिलिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसे केस में क्यों फॉर्मेलिटी करना? जब हमको ये पता है कि किसी दूसरे बंदे का जो अधिकार है, जो हक है, उसको हम यहाँ पे नहीं मार रहे हैं, तो ऐसे केस में टाइम क्यों पास करना, क्यों टाइम वेस्ट करना? गॉट इट? तो इसलिए यहाँ पे समरी प्रोसीजर की बात की गई। लेकिन ये कब की जाएगी? सबसे पहली बात, जब आपकी कंपनी के जो एसेट्स हैं अगर उनके बुक वैल्यू की बात करें, वो कितने? 1 करोड़ रुपए से भी कम है, बस सिर्फ 1 करोड़। सर बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स कितने? 1 करोड़ रुपए से भी कम है सर। अरे बाप रे, यानी कि बहुत बड़ी कंपनी नहीं है और बहुत सारे लोग इस कंपनी में इन्वॉल्व नहीं है। या फिर अगर दूसरी बात करोगे, सब बुरे लोगों से जो पैसा लिया है, टोटल आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, पूरा पैसा सब कुछ मिला के डिपॉजिट वाला, ठीक है, वो 25 लाख से ज्यादा नहीं है। और या फिर जो भी लोन वगैरह लिया होगा इंक्लूडिंग द सिक्योर्ड लोन, वो 50 लाख से ज्यादा नहीं है। या फिर कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, ठीक है। और या फिर कंपनी का पेड अप कैपिटल जो है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं है। अगर ऐसा रहा, यानी कि इन केसेस के अंदर, प्लस ये वाला केस जिसमें कि एसेट्स की बुक वैल्यू जो है वो कितनी है? 1 करोड़ से भी कम है, मतलब कंपनी की बाहर वालों के टुवर्ड्स में जो लायबिलिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें फटाफट काम जो है वो किया जा सकता है और ज्यादा टाइम वेस्ट करने की यहाँ पे कतई ही जरूरत नहीं है।
अंडरस्टूड द पॉइंट। ऐसी कंपनीज के लिए समरी प्रोसीजर फॉर लिक्विडेशन जो है उसकी बात यहां पे करी गई, जिसमें फॉर्मेलिटीज को बहुत ज्यादा निभाना नहीं पड़ेगा। गॉट इट? डन। ठीक है साहब। फिर उसके बाद में अमेंडमेंट नंबर 13 जो कि 4/2/2020 को आया है, किसमें? कंपनीज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन रूल्स। ठीक है, ये कंपनीज नहीं होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है, इट शुड बी कॉम्प्रोमाइज। सर ये आपने गलत लिखा क्या? नहीं, मैंने गलत नहीं लिखा हुआ, ये आईसीएसआई की जो अपडेट्स है उसी में ही कंपनीज लिखा हुआ है। इट शुड बी व्हाट? इट शुड बी कॉम्प्रोमाइज। ठीक है साहब। अब ध्यान से, सर सीएए रूल्स की बात अगर आप करते हैं तो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम क्या है? मर्जर एंड अमलगमेशन। ठीक है, या फिर इसको अगर ब्रॉडली आप नाम देना चाहे तो कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट नाम इसको आप दे सकते हैं। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट करने की बात करते हैं तो सेक्शन जो आपके कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है वो है 230, 231, 232 एंड 233। बट और डेप्थ में जाके अगर आप बात करोगे तो अराउंड लगा लीजिए 240 तक आपको पूरी की पूरी कहानी जो है वो दी गई है अबाउट दिस टॉपिक। लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए, उसके प्रोसीजर के लिए जो आपको रूल्स दिए गए हैं उनको नाम दिया गया है क्या? सीएए रूल्स। ठीक है, बस उन्हीं रूल्स के अंदर यहां पे अमेंडमेंट लाया गया। कब लाया गया? 2020 में, वो भी 4 फरवरी को। और क्या कहते हैं सर इस अमेंडमेंट के हिसाब से? बहुत ध्यान से सुनिएगा। द अमेंडमेंट प्रोवाइड्स फॉर द मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स टू बाय आउट द माइनॉरिटी स्टॉक होल्डर्स। क्या कहता है कि कंपनी में जो मेजॉरिटी वाले शेयर होल्डर्स हैं वो क्या कर सकते हैं? वो माइनॉरिटी वालों के शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। क्या कहता है? अकॉर्डिंगली अ मेंबर ऑफ द कंपनी शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर द अरेंजमेंट फॉर द पर्पज ऑफ टेक ओवर ऑफर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 230 सबसेक्शन 11 व्हेन सच मेंबर along with any other member hold not less than 3/4 of the shares। अरे बाप रे बाप सर, अगर कंपनी के अंदर मान लीजिए कुल मिला के 1 लाख शेयर्स है, ठीक है, अब ये 1 लाख का 3/4 की बात अगर आप करते हो मतलब कितने हो गए? 75,000 शेयर्स। तो जिनके पास में 75,000 शेयर्स हैं वही लोग अपने कंपनी के रिमेनिंग शेयर होल्डर्स जिनके पास में मैक्सिमम कितने हैं? 1/4। ठीक है, उनको टेक ओवर ऑफर दे सकते हैं। भाई साहब एक काम करो, तुम अपने शेयर्स हमको दे दो और जाओ, अगर तुम डिससेटिस्फाइड हो तो। अगर कोई देना चाहे तो, अगर नहीं, जबरदस्ती नहीं है, ऑफर है, ठीक है, तो वो बोले आप यहां पे कर सकते हो। एंड सच एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड फॉर एक्वायरिंग एनी पार्ट ऑफ द रिमेनिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। अंडरस्टूड द पॉइंट। ये बहुत ही अच्छा काम जो वो यहाँ पे किया गया, जिसमें अगर आप पहले टेक ओवर ऑफर की बात करते थे तो ऐसा होता था कि कोई दूसरा बंदा जो कि हमारी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर नहीं है, वो बंदा हमारी कंपनी का एक्वायर करने की बात जो है वो करता था। लेकिन अब यहां पे कहा जा रहा है कि आपकी कंपनी जो है वो वही, नाम क्या है? ए लिमिटेड। इसी कंपनी के शेयर होल्डर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा रहा है। एक वो बंदा जो कि मेजॉरिटी शेयर्स लेके हैं, या वो सारे के सारे बंदे, और दूसरे वो वाले लोग जो कि कम शेयर्स लेके हैं जिनको माइनॉरिटी में डाल दीजिए। ठीक है, कहा गया है कि ये लोग जो हैं वो एक ऑफर बना सकते हैं, दैट इज अ टेक ओवर ऑफर, और इन लोगों को ये ऑफर की स्कीम दे सकते हैं, कह सकते हैं कि आप ये शेयर्स जो हैं वो हमारे पास में बेच के जा सकते हो अगर आप जाना चाहो तो। गॉट इट? ठीक है साहब। लेकिन पॉइंट ये है, इन सच एन एप्लीकेशन ऑफ द टेक ओवर द एप्लीकेंट विल हैव टू सबमिट द रिपोर्ट ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। सो वो तो पहले भी लगती थी। अगर आप पहले की भी बात करोगे तो पहले भी ये रिपोर्ट जो है वो देना पड़ता था, जिसमें कि आपको वैल्यूएशन का डिटेल जो है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, of the shares proposed to be acquired by the member. Additionally, the amendment prescribe that the whole process has to be carried out under the scheme of arrangement mechanism. मतलब ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस चलेगा वो CAA के अंदर चलेगा। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन का जो प्रोसेस होता है सेम वही प्रोसेस से यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, जिसमें ये भी कंफर्म करना पड़ेगा कि सब कुछ जो भी किया जा रहा है सब कुछ फेयर है, कुछ भी यहाँ पे गलत नहीं किया जा रहा, और हर चीज क्या है? प्रॉपर। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। ठीक है साहब। अगला जो पॉइंट है वो आता है आपका CSR को लेके, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके। अगर मैं इसमें सेक्शन की बात करूं तो इट इज सेक्शन नंबर 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, राइट। लेकिन सर अगर यहां आप CSR की बात करते हैं उसमें क्या होता है? सर बोले कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर प्रॉफिट आपका जो रहेगा उसका पार्ट जो होगा वो आपको क्या करना होगा? आपको वो कंट्रीब्यूट करना होगा। किसके लिए? समाज सेवा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। लेकिन अभी फिलहाल आप सभी जानते हैं कि हम किस चीज से जूझ रहे हैं? कोविड-19। ठीक है, अब चूंकि इसके पहले कोविड-19 नाम की कोई चीज होती नहीं थी, बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो हमारा
शेड्यूल नंबर 7 दिया गया है। कौन सा? शेड्यूल नंबर 7 जो दिया गया, ठीक है, उसमें ऐसा कोई प्रोविजन दिया हुआ नहीं था कि आप कोविड-19 के लिए जो फंड वगैरह हैं उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो या फिर आप पीएम केयर फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई पहले प्रॉब्लम थी नहीं। देयर वाज नथिंग कॉल्ड एज कोविड-19 अगर आप थोड़ा टाइम पहले की बात करोगे तो। लेकिन चूंकि अब ये कोविड-19 जो है वो आ चुका है, तो ये कहा जा रहा है कि अगर किसी कंपनी ने सीएसआर एक्टिविटी के तहत कोविड-19 में फाइनेंशियल सपोर्ट पर प्रोवाइड करने के हिसाब से कोई भी एक्सपेंडिचर किया होगा या फिर पीएम केयर फंड के अंदर अगर पैसा कंट्रीब्यूट किया होगा, तो ऐसे केस में मान लिया जाएगा कि आपने सीएसआर एक्टिविटी के लिए जो शेड्यूल नंबर 7 में आपको आइटम नंबर वगैरह दिए हुए हैं उससे रिलेटेड ही आपने एक्सपेंडिचर जो है वो किया है। गॉट द पॉइंट? चलिए देखिए ध्यान से क्या कहता है। नोटिफिकेशन कब आया? 23 मार्च 2020 को। क्या कहता है कि अभी फिलहाल जो सिनेरियो चल रहा है, इट्स अ डिक्लेरेशन एज पेंडेमिक बाय WHO एंड डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ट्रीट दिस एज नोटिफाइड डिजास्टर। चूंकि ये अपने को करना है, इसीलिए एमसी ने यहां पे ये क्लैरिफाई किया है कि स्पेंडिंग द सीएसआर फॉर कोविड-19 इज एलिजिबल फॉर द सीएसआर एक्टिविटी। मान लिया जाएगा कि आप क्या कर रहे हो उससे, आप उससे सीएसआर एक्टिविटी जो है वो अच्छे से कर रहे हो, ऐसा मान के चला जाएगा। गॉट इट? ठीक है साहब। नाउ फंड्स में बी स्पेंड फॉर द वेरियस एक्टिविटीज, लोगों को जो खाना खिलाने का हो गया या फिर हेल्थ का हो गया, पीपीई किट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का हो गया, मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने का हो गया, सब उसके अंदर आ गए। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक के शेड्यूल नंबर 7 में आपको आर्टिकल जो है वो दिए गए हैं उसके हिसाब से। रेटिंग टू द प्रमोशन ऑफ द हेल्थ केयर इंक्लूडिंग द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, सैनिटेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। फर्दर एज पर द circular dated this, items in the schedule number 7 are broad based and may be interpreted liberally for this purpose। मतलब अगर कोविड-19 के लिए आपको एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और उसके लिए अगर जो शेड्यूल नंबर 7 में आपके आइटम दिए गए हैं 1 से 9, अगर वो कहीं पे भी रिलेवेंट डायरेक्टली नहीं भी लग रहे होंगे, फिर भी कहा गया है कि उसको थोड़ा लिबरल लेके चलेंगे। और किसी भी तरीके से अगर आपने कोविड-19 के लिए डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एक्सपेंडिचर किया होगा, तो उस एक्सपेंडिचर को सीएसआर एक्टिविटी में काउंट कर लिया जाएगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब। फिर उसके बाद में उसी से जुड़ा हुआ एक और क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दे दिया, सेम पॉइंट है लगभग। 28 मार्च 2020 को ये दोबारा आया। ठीक है, इसमें पॉइंट नंबर आइटम नंबर 8 जो है उसके बारे में कुछ तो भी पॉइंट जो है वो बोला गया। क्या कहता है देख लेते हैं ध्यान से एक बार। कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फंड बनाया है विद प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी ऑफ डिस्ट्रेस सिचुएशन बिकॉज ऑफ कोविड-19। ठीक है साहब। नाउ आइटम नंबर 8 which enumerate activities that may be undertaken by the companies in discharge of their CSR obligation, inter alia provide that contribution to the any fund set up by the central government। फंड कौन सा किया आपने? पीएम केयर फंड। ठीक है सर, आप कहोगे कि ये वाले पॉइंट में और ऊपर वाले पॉइंट में क्या फर्क है? फर्क ये है कि उसमें जनरली कैटेगरी बता दी और ये वाले में क्या किया, ये वाले में स्पेसिफिकली बताया कि जो पीएम केयर फंड बनाया गया है अगर उसमें भी आप कंट्रीब्यूट करते हो तो भी मान लिया जाएगा कि आपने क्या किया है, सीएसआर एक्टिविटी जो है वो आपने कर दी। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। चलिए, तो ये हुआ आपका अमेंडमेंट नंबर 13 तक हो चुके थे। ये हुआ आपका 14 वाला 14, और 14 के बाद में ये कौन सा आ गया आपका 15। गॉट इट? चलिए, क्या कहता है? An overview of the inter-corporate loan and investment guarantees and the security and related party transaction। very much important सर। जैसे ही यहाँ पे related party transaction की बात आई तो हमारे दिमाग में सेक्शन कौन सा घुसा? सेक्शन नंबर 188। ठीक है, क्या कहते हैं यहाँ पे? एग्जम्पशन टू द गवर्नमेंट कंपनीज। एग्जम्पशन किसको दिया जा रहा है? गवर्नमेंट कंपनीज को दिया जा रहा है अंडर सेक्शन 462 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वाइड नोटिफिकेशन नंबर 10। क्या कहता है कि सेक्शन नंबर 188 में फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो, सेक्शन नंबर 188 में फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो क्या कहता है? दैट इट शैल नॉट अप्लाई टू अ गवर्नमेंट कंपनी। ध्यान से भाई साहब, सर सेक्शन नंबर 188 जो है ये बात करता है अबाउट द आरपीटी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में। ठीक है, तो उसमें जो आपको 2 प्रोविजो वहां पे दिए गए हैं,
वो दो प्रोविजो जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। पहला तो ये वाली चीज पे और दूसरा ये वाली चीज पे। पहला कौन सा है? The government company in respect of the contract or the arrangement entered into with any other government company or with central government or state government। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो अदर गवर्नमेंट कंपनी लिखा हुआ है ये तो सर हमने पहले भी पढ़ा था, बट ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता था जहां पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। अंडरस्टूड द पॉइंट? बट अब ये भी यहां पे क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया गया। या फिर दूसरा, एनी अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला पॉइंट है ये क्या कहता है, गवर्नमेंट कंपनी विद द अदर गवर्नमेंट कंपनी और सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन पहले वाले पॉइंट में ये स्पेसिफाई नहीं किया कि आपकी कंपनी लिस्टेड है या फिर अनलिस्टेड। लेकिन सेकंड पॉइंट की बात अगर आप करोगे तो इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स और द अरेंजमेंट अदर देन दोज रेफर्ड इन क्लॉज ए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि यहां नहीं है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के अदर ट्रांजेक्शन अगर आप कर रहे हैं, in case such company obtain the approval of ministry or the department of central government which is administratively in charge of the company or as the case may be the state government before entering into such contract or the arrangement। अरे बाप रे, मतलब समझ में आया क्या कि सर गवर्नमेंट कंपनी को कहा गया। सर गवर्नमेंट कंपनी अगर आपकी कौन से वाली है, नॉर्मल वाली, लिस्टेड वाली वगैरह है, तो ऐसे केस में सिर्फ इतनी बात कहेगी। लेकिन अगर आपकी जो कंपनी वो अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी, तो कहा गया है आप जिसके साथ भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो बट अदर देन द अबव वन, अगर अबव वाले कर रहे हो तो आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि गवर्नमेंट से कर रहे हैं, बट अगर वो छोड़ के किसी और से कर रहे हो तो आपको बकायदा क्या करना पड़ेगा, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का। ठीक है साहब। लेकिन अगर इस अमेंडमेंट के पहले की बात मैं करूं तो द कॉन्ट्रैक्ट्स और द अरेंजमेंट विद एनी अदर गवर्नमेंट कंपनी इज ओनली एग्जेम्प्टेड। पहले ऐसा होता था, बट अब क्या कर दिया, अब कहा है कि इवन अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से या फिर उसके किसी कॉम्बिनेशन से भी ट्रांजैक्शन हो रहा होगा तो उसको भी क्या किया गया है, एग्जेम्प्ट किया गया है। हाँ जी। सो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है आपका अमेंडमेंट नंबर 16, जो कि अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला अमेंडमेंट आपका यहाँ पे है। चैप्टर नंबर कौन सा है आपका, डायरेक्टर वाला। ठीक है, अगर न्यू सिलेबस के हिसाब से बात करूं तो चैप्टर नंबर 16, ओल्ड के हिसाब से बात करूं तो नंबर तो ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ डायरेक्टर वाला जो चैप्टर है उसके अंदर की बात यहाँ पे ये करी गई। क्या कहता है भाई साहब कि सर एक ना यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आया। क्या है यहाँ पे, क्लैरिफिकेशन आया जो कि प्रोवाइड किया गया है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसिक्यूशन। सब प्रोसिक्यूशन मतलब केस फाइल करना। कल को जाके अगर कंपनी के नाम पे कुछ गलत काम किया गया होगा बाय द डायरेक्टर्स, ठीक है, तो ऐसे केस में डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में केस जो है वो फाइल किया जा सकता है और प्रोसीडिंग्स वगैरह जो है वो उनके अगेंस्ट में इनिशिएट करी जा सकती है। लेकिन एक सवाल था कि सर क्या उन सारे डायरेक्टर्स के अंदर, डिफॉल्ट वाले जो डायरेक्टर्स हैं, क्या उनके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को या ऐसे डायरेक्टर जो कि नॉन प्रमोटर्स हैं, नॉन केएमपी हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव हैं, क्या उनको भी काउंट किया जाएगा क्या? ठीक है, तो इस चीज के ऊपर 2 मार्च 2020 को क्लैरिफिकेशन दिया गया बाय द एमसी डिपार्टमेंट। और क्या कहा गया कि भाई साहब बहुत ध्यान से देखिएगा, क्लियरली शोज दैट द मिनिस्ट्री रिजॉल्व एंड इंटेंड टू गिव प्रोटेक्शन टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। प्रोटेक्शन, अरे भाई साहब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो तो बायस्ड हो ही नहीं सकता ना, उसका तो कंपनी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ना तो वो कंपनी में शेयर्स लेके काम कर सकता है, ना ही कुछ और हो सकता है, तो उसको यहां पे क्यों इन्वॉल्व आप कर रहे हो? ठीक है, तो क्या कहा गया कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एंड अदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन फॉर बोथ सिविल एंड द क्रिमिनल ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन किससे बेटा, चाहे सिविल वाले ऑफेंस को काउंट कर लो जो कंपनी के बिहाफ पे किए गए होंगे या फिर क्रिमिनल वालों की बात कर लो। ठीक है, unless there is a strong evidence against them being party to any fraud committed by the company। मतलब जब तक के कंपनी के नाम पे जो फ्रॉड किया गया है उसका प्रूफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन प्रमोटर डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में क्लियरली नहीं आता है, तब तक के उनको ना ही तो क्रिमिनल ऑफेंस में लायबल माना जाएगा और ना ही सिविल ऑफेंस में लायबल माना जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। सब बोले अगर सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 12 की बात करो, किसका है ये, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का है। याद कीजिएगा अगर आपको ध्यान होगा तो कि सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 4
से लेके 149 सबसेक्शन 13 तक सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे की बात की गई है, वो क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर मैं ये सबसेक्शन 12 की बात करूं तो ये आपका एक नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज, ठीक है, विच प्रोवाइड्स दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉट बीइंग प्रमोटर और केएमपी, वो क्या नहीं होने चाहिए? प्रमोटर या केएमपी नहीं होने चाहिए। shall be held liable only in respect of those acts of omission or commission by a company which had occurred with his knowledge, मतलब जो उसकी नॉलेज में रहने के बाद किए गए थे, उसके बारे में उसको पता था, एंड एट्रीब्यूटेबल थ्रू द बोर्ड प्रोसेस एंड विद हिज कंसेंट और कन्विंस और वेयर ही हैड नॉट एक्टेड डिलीजेंटली। मतलब या तो बोले उस बंदे का क्या था, वहां पे पूरा का पूरा कंसेंट था, और या फिर शायद कंसेंट नहीं था, बट जैसे उसको इस बात के बारे में पता चला उसने डिलीजेंटली एक्ट नहीं किया, मतलब उसका काम था वहां पे एक्शन लेने का, बट उसने क्या किया? नेग्लिजेंस किया, तभी वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, अदरवाइज वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है साहब। नाउ इन द व्यू ऑफ दिस एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, independent director and non-executive director not being the promoter or KMP should not be arrayed, मतलब उनको दायरे में नहीं लाना चाहिए in the criminal or the civil proceeding under the act unless the above mentioned criteria is met। कौन सा क्राइटेरिया? सबसे पहले उनके नॉलेज में ऑफेंस हुआ, ठीक है, दूसरा उनका कंसेंट था, और तीसरा उनको डिलीजेंटली एक्ट करना था बट उन्होंने वो नहीं किया। अगर ऐसा पाया जाता है तो ही फिर उनके ऊपर ये ऑफेंस का जो क्राइटेरिया है वो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है साहब, बोले ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एमसीए हैड क्लैरिफाइड दैट एट द टाइम ऑफ सर्विंग द नोटिस, जब बोले नोटिस दिया जाएगा टू द कंपनी ड्यूरिंग द इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन और एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग एटसेट्रा, necessary documents may be sought so as to ascertain the involvement of the concerned officers of the companies, and due care must be taken to ensure that unnecessarily any civil or criminal is not initiated against the independent director। मतलब पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह जो है सब कुछ लिया जाएगा, देखा जाएगा और कंफर्म किया जाएगा कि भाई साहब जो आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है क्या वो सही में इन्वॉल्व है, और अगर नहीं है तो उनको बिना मतलब में क्या नहीं किया जाएगा? हार्श नहीं किया जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट द रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन द ऑफिस ऑफ आरओसी, जो आरओसी के पास में क्या है? रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें DIR 11 भी आ गया। DIR 11 सर जब आप कंपनी से रिजाइन करते हैं तो उस टाइम पे जो आपको डॉक्यूमेंट फाइल करना होता है, ठीक है, कंपनी को जो देना होता है, राइट। एंड DIR 12 आपके अपॉइंटमेंट पे या फिर आपके रिजाइन करने पे, आपको हटाने पे जो कंपनी को आरओसी के पास में डॉक्यूमेंट फाइल करना होता है, इंक्लूडिंग दीज 2 डॉक्यूमेंट्स along with the copies of the return and the statement should also be examined। मतलब सीधी सीधी बात कि जब भी इंक्वायरी चल रही होगी, इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा, तब जो आरओसी के पास में डॉक्यूमेंट्स फाइल किए गए हैं बाय द कंपनी, उनको भी क्या किया जाएगा? चेक किया जाएगा, टू चेक whether a particular director or the KMP was serving in the company as on the date of default or not। ठीक है, और फिर भी उसमें भी अगर कोई डाउट रहता है, for any proceeding required to be initiated by the ROC, guidance may be sought, guidance लिया जा सकता है from the MCA through the office of the Director General of the Corporate Affairs। Consequently, any such proceedings must be initiated after due sanction from the ministry। Understood the point? Apart from that, further with respect to the two cases where the prosecution may have been already filed but does not meet the above mentioned criteria, मतलब अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में क्या कर चुके हैं? प्रोसिक्यूशन फाइल कर चुके हैं, लेकिन क्या नहीं हो रहा? जो क्राइटेरिया ऊपर बताया था, नॉलेज वाला और क्या बोलेंगे कंसेंट देने वाला, और तीसरा डिलीजेंटली एक्ट करने वाला, अगर वो क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है, देन सच केसेस मे बी सबमिटेड टू द मिनिस्ट्री फॉर द नेसेसरी एग्जामिनेशन एंड फर्दर डायरेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट MCA has directed all ROC to immediately and scrupulously follow the above standard operating procedure। मतलब ये प्रोसीजर क्या है? हर किसी केस में फॉलो करना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो ये यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया है, एकदम क्लियर बात, कि अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात करते हैं या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बात करते हैं जो कि KMP या प्रमोटर नहीं है, उनका कोई भी लालच इन्वॉल्व नहीं होता है नॉर्मली, ठीक है। तो जब तक कि उनके अगेंस्ट में कोई ठोस सबूत नहीं मिले,
पहला सबूत कि उनको चीज़ों के बारे में पता था, दूसरा सबूत उनके कंसेंट से वो चीज़ हुई थी, तीसरा माना कि उनको पता था कंसेंट से उन्होंने चीज़ें मतलब जो चीज़ें उनके कंसेंट से नहीं हुई, लेकिन उनको वो चीज़ों को रोकने की कोशिश करनी थी, डिलीजेंटली एक्ट करना था, बट उन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो इन तीनों केसेस में आपका जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो फंस सकता है, अदरवाइज नहीं पकड़ा जाएगा, मतलब उसके ऊपर सजा जो है वो नहीं रहेगी और ना ही प्रोसीडिंग्स वगैरह उसके अगेंस्ट में शुरू की जाएगी। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। ठीक है साहब, फिर उसके बाद में अगला जो आपका अमेंडमेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये अलग है, हालांकि हेडिंग इसकी नहीं है यहाँ पे, बट फिर भी मैं आपको बता दूं ये अमेंडमेंट नंबर कौन सा है, 17। ये किसकी बात करता है? ये 3 फॉर्म्स की बात करता है। एक तो आपका DIR3 KYC सर, डायरेक्टर्स के इंफॉर्मेशन के बारे में एक नया फॉर्म जो है उसको लाया गया था, जो कि अगर आप सिर्फ DIR3 KYC की बात करोगे तो ये ई वाला फॉर्म है, जिसको डाउनलोड करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है और फिर वापस से अपलोड करना पड़ता था। ठीक है, दूसरा इसका एक वेब फॉर्म जो है वो भी लाया गया था, ठीक है, जिसमें डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को फिल कर सकते हो। लेकिन अब सबको पता है कि कोविड-19 जो है उसका प्रॉब्लम आ चुका है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन लगभग हर चीज के अंदर क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। सर हमारा खुद का अगस्त 20 का एग्जाम जो है वो यहाँ पे होने के डामाडोल आसार है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे केस में इनका जो टाइम पीरियड है उसको भी एक्सटेंड करने की यहाँ पे क्या थी, जरूरत थी। तो क्या कहा गया कि ध्यान से सर, डिन होल्डर ऑफ द डिन्स मार्क्ड एज डीएक्टिवेटेड। ठीक है, आपके पास में डिन था और आपका जो डिन है उसको डीएक्टिवेटेड मार्क किया गया। क्यों? क्योंकि आपने टाइम पे ये वाला या फिर ये वाला फॉर्म जो है वो फाइल नहीं किया था। ठीक है, और आपकी जो कंपनी है वो एक्टिव फॉर्म जो रूल नंबर 25A के अंदर आता है इनकॉर्पोरेशन वाले रूल्स में, आपने वो वाले फॉर्म को फाइल नहीं किया था आपकी कंपनी ने, सो योर कंपनी इज नेम्ड एज एक्टिव नॉन कंप्लाइंट कंपनी। ठीक है, ऐसा अगर है, आर एनकरेज टू बिकम कंप्लाइंट वंस अगेन, मतलब आपको एक और अपॉर्चुनिटी जो है वो यहां पे दी जा रही है, इन परसुएंस टू द जनरल सर्कुलर नंबर दिस, जो कि 24 मार्च 2020 को आया। ठीक है, और दूसरा जो कि 30 मार्च 2020 को आया, एंड फाइल दिस डॉक्यूमेंट और दिस डॉक्यूमेंट एज द केस में बी बिटवीन 1 अप्रैल 2020 टू 30 सितंबर 2020 विदाउट एनी फाइलिंग फीस ऑफ ₹5,000 और 10,000 रेस्पेक्टिवली। गॉट द पॉइंट? वापस से ध्यान से एक बार, क्या सर बोले, सबसे पहली बात तो DIR3 KYC नॉर्मल वाला या फिर वेब वाला, अगर वो आपने फाइल नहीं किया था तो वैसे केस में आपका डिन क्या हो चुका था, डीएक्टिवेटेड। दूसरी बात, अगर कंपनी ने एक्टिव कंप्लाइंट वाला फॉर्म जो है रूल नंबर 25A के हिसाब से नहीं, फॉर्म नंबर INC 25A के हिसाब से अगर आपने वो फाइल नहीं किया है तो आपकी कंपनी एक्टिव नॉन कंप्लाइंट कंपनी घोषित कर दी गई थी। ठीक है, अब यहां पे आपको एक और अपॉर्चुनिटी दी गई है, कहा गया है कि ये टाइम से ये टाइम के बीच 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर 2020 के बीच आप चाहो तो बिना 5,000 और 10,000 रुपए की फीस पे किए, ये पे करने के लिए आपको जरूरत नहीं, बिना ये फीस को पे किए आप क्या कर सकते हो, आप अपनी कंपनी को कंप्लाइंट कंपनी बना सकते हो और आप अपने डिन को यहां पे रजिस्टर करवा सकते हो, उसको वापस से एक्टिवेट करवा सकते हो। ठीक है, ये एक्सटेंशन आपको दिया गया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट MCA ऑल्सो एक्सटेंडेड द डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द डेटा बैंक बाय 2 मंथ्स। ठीक है, डेटा बैंक में जो आपको अपडेशन करना था उसका भी 2 महीना आपको एक्स्ट्रा दे दिया। वाइड द सेकेंड अमेंडमेंट रूल 2020 डेटेड 29 अप्रैल 2020। ये अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी किया तो इसको चलेगा। ठीक है सर, अगला है आपका टॉपिक जिसका नाम है कंपनीज मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर अमेंडमेंट रूल्स 2020 डेटेड 19 मार्च 2020। ठीक है, 19 मार्च 2020 को ये अमेंडमेंट जो है वो आपका आया। इसकी बात अगर मैं करूं तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल अमेंडमेंट्स आए हैं तो आपको पता होना चाहिए। सर क्या कोविड-19 का आउटब्रेक हो गया? बोले हाँ सर। अब इसके हिसाब से अगर बात की जाए तो बोर्ड मीटिंग लेने में प्रॉब्लम है। अरे सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जनरल मीटिंग जो है उसको लेने में प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सर कमेटी मीटिंग, सर उसको भी नहीं ले पाएंगे, इतना आसान नहीं है। तो क्या करें बोले, तो ध्यान से देखिए क्या कहा गया। कहा गया है कि आप ये टाइम से लेके ये टाइम के बीच, ठीक है, ये फॉर द टेम्पररी पीरियड है, जब तक कि कोविड का नाटक चल रहा है तब तक के लिए, क्या कहता है
कि 19 मार्च 2020 से लेके 30 जून 2020 के बीच द मीटिंग्स ऑन द मैटर रेफर्ड इन रूल नंबर 4(1) ऑफ दिस रूल्स, ठीक है, जो स्ट्रिक्टली कहता है कि इसके लिए जो मीटिंग है वो फिजिकल वे में होनी चाहिए। उसके लिए कहता है दैट इट मे बी held through the video conferencing or other audio visual means between this particular time period. सिंपल, क्यों? बिकॉज ऑफ द कोविड-19। हालांकि इसके अलावा जो नॉर्मल आपको दिया है वही चलेगा अगर आप फ्यूचर की बात करो तो, बट जब तक ये कोविड का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता तब तक के आपको ये रिलैक्सेशन जो है काइंड ऑफ वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका अगर मैं अमेंडमेंट बोलूँ तो कौन सा हो गया सर? ये 18 नंबर का अमेंडमेंट आपका यहाँ पे हो गया। फिर 18 के बाद में 19 पे आ जाओ भाई। बाप रे बाप, कितने सारे अमेंडमेंट्स हैं। अमेंडमेंट नंबर 19, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई लेवल कमेटी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई लेवल कमेटी, कमेटी बनाने की बात की गई है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल। क्या बनाना है? मैनुअल। मैनुअल में क्या होता है? सब प्रोसीजर लिखा होता है कि कोई भी काम अगर करना है उसको किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है। लेकिन ये किसके लिए बनाया गया? स्फीओ के लिए। सर ये स्फीओ क्या होता है? वैसे तो आपको पता होगा बट नहीं पता है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ठीक है। ये जो स्फीओ नाम का ऑफिसर है या उसका जो ऑफिस है पूरा का पूरा, उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्रोसेस क्या फॉलो करना चाहिए, उसका मैनुअल जो है उसको बनाने के लिए एक कमेटी को यहां पे कॉन्स्टिट्यूट करने की बात जो है वो करी गई है, ठीक है। क्या कहता है? अ हाई लेवल कमेटी ऑफ स्फीओ वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द MCA वाइड ऑफिस ऑर्डर डेटेड 6/3/2020। काम क्या रहेगा? सब बोले आपको मैनुअल बनाना। कैसा मैनुअल? ऐसा मैनुअल जिसमें कि आपका जो स्फीओ है वो किस तरीके से काम करेगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन वहां पे दी हुई रहेगी। अब अगर इसमें कमेटी के बारे में बात करूं, अगर मैं ये हाई लेवल कमेटी की बात करूं तो इसमें कुल मिला के 12 मेंबर्स होंगे। कितने मेंबर्स होंगे? 12। 12 मेंबर्स होंगे जिसमें से MCA के ऑफिसर्स आ जाएंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट CBI के ऑफिसर्स आएंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उसके ऑफिसर्स आएंगे, एडवोकेट्स भी हो गए, एक्सपर्ट्स, फैकल्टीज फ्रॉम द लॉ स्कूल्स। क्या बात है, अगर किसी लॉ स्कूल में कोई फैकल्टी पढ़ाती है तो वो भी यहां पे आ गया, एंड इवन द प्रेसिडेंट ऑफ ICSI जो है वो भी इस कमेटी के मेंबर रहेंगे। ऐसे कुल मिला के 12 मेंबर्स होंगे इस कमेटी के, जिनका काम क्या है? मैनुअल बनाना। मैनुअल किसके लिए? स्फीओ के लिए। गॉट इट? ठीक है साहब। नाउ कमिटी विल डिवाइस एन ऑल एनकम्पासिंग मैनुअल फॉर कैरिंग आउट द इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से करना है, इफेक्टिव वे में करना है, तो उसके लिए जो मैनुअल है उसको बनाने की बात यहां पे करी गई। इन ट्यून विद द प्रोविजंस ऑफ द रिलेवेंट एक्ट, द मैनुअल वुड इनकम्पास द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसमें क्या दिया हुआ रहेगा भाई साहब? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड मेथोडोलॉजीज फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स। उनको स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या फॉलो करना है वो दिया हुआ रहेगा, और अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से मेथड्स को आपको फॉलो करना है, ये मेथोडोलॉजी कैसे होनी चाहिए इफेक्टिव रिजल्ट्स के लिए, वो आपको यहां पे दिया हुआ रहेगा। ठीक है साहब। नाउ कमिटी शैल प्रिपेयर द प्रोसीजर मैनुअल फॉर स्फीओ विद इन 45 डेज। कितने दिनों में बनाना होगा? 45 डेज फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कमिटी, और वो किसको सबमिट करना पड़ेगा? मिनिस्ट्री को। गॉट इट? छोटी सी इंफॉर्मेशन ये थी। अगेन अगर मैं कहूं तो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक नॉर्मल कमेटी की बात जो है वो यहाँ पे कर ली गई है कि कमेटी बनाई जाए ताकि एक मैनुअल जो है वो बने। आगे चल के जब मैनुअल बन जाएगा तो उसके बाद में ये आपके स्टडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, डन। फिर उसके बाद में अगला एक और सर्कुलर, ये बहुत ही प्यारा सर्कुलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर। ऐसी स्कीम की बात अगर मैं करूँ ना तो 2014 में जब मेरे पास में CS की डिग्री आ गई थी, उस टाइम पे कंपनीज के लिए लाए गए थे। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? LLP सेटलमेंट स्कीम 2020। क्या चीज है? LLP सेटलमेंट स्कीम, LLSS 2020। ठीक है, इसके हिसाब से क्या होता है सब लोग, काफी बार ऐसा होता है कि आपकी जो LLP है ना उसको ROC के पास में काफी सारे डॉक्यूमेंट्स का फाइलिंग करना पड़ता है, लेकिन अगर उसने वो डॉक्यूमेंट्स का फाइलिंग नहीं किया होगा
तो मतलब कि आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, आपने पिछले 1 साल 2 साल 3 साल से फाइलिंग वगैरह नहीं किया। तो ऐसे केस में ऐसी स्कीम बना के आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अब इसके बाद में आप फाइलिंग वगैरह कर सकते हो और आपकी कंपनी को, आपके एलएलपी को आप कंप्लाइंट एलएलपी या फिर कंपनी जो है वो बना सकते हो। तो वो स्कीम जो वो यहाँ पे दिया गया। ऑल्दो मैं एक बात और बता दूं कि ये स्कीम ओरिजिनली अगर बात की जाए तो 4 मार्च 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। हालांकि इसी चीज को आगे चल के मॉडिफाई भी कर दिया गया, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किए गए और इसको 30 मार्च 2020 को फिर से क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। मेरे हिसाब से अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के इससे बात करेंगे तो ये वाला स्कीम पढ़ना इज नॉट इंपॉर्टेंट। स्टिल मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है अलग से, अगर आपको रेफर करना होगा तो कर लीजिएगा, लेकिन ये वाला जो है ना इसको अपन अच्छे तरीके से यहाँ पे स्टडी जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए क्या कहता है कि सबसे पहली बात तो ये स्कीम जो उसको बनाया गया, कब बनाया इस चीज को, 4 मार्च 2020 को, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 इसको क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया। कब किया गया, 30 मार्च 2020 को, और उसके हिसाब से ये वाली जो आपकी स्कीम है वो अभी फिलहाल एप्लीकेबल है, जिसमें ऑब्वियस सी बात है कि एक्सटेंशन जो है वो आपको दिया गया होगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये जो साइड वाली दी गई है इसको ही पढ़ूंगा, राइट कॉलम वाला जो है, लेफ्ट वाला जो है वो पढ़ के समझाने वाला नहीं, ठीक है। द मॉडिफाइड स्कीम केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2020 एंड कब तक के फोर्स में है, 30 सितंबर 2020 तक के क्या है आपकी फोर्स में, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी किस पे एप्लीकेबल होगी भाई साहब, एनी डिफॉल्टिंग एलएलपी, ऐसी एलएलपी जिसने अभी तक डॉक्यूमेंट्स को फाइल नहीं किया होगा उसके ऊपर ये एप्लीकेबल, ठीक है। परमिटेड टू फाइल बिलेटेड डॉक्यूमेंट्स विच वर ड्यू फॉर फाइलिंग टिल 31 अगस्त 2020, ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि आपको फाइल करने चाहिए थे बट आपने अभी तक नहीं किए थे, अब ये स्कीम के हिसाब से आपको अलाउ किया गया, आप फाइल कर सकते हो। इसके लिए आपको नॉर्मल फीस पे करना पड़ेगा, क्या पे करना पड़ेगा, नॉर्मल फीस पे करना पड़ेगा, बट एडिशनल फीस जो है वो आपको पे करने की जरूरत नहीं है, उसको कंप्लीटली क्या कर दिया गया है, वेव कर दिया गया, ठीक है। लेकिन कोविड-19 के पहले जो आपको स्कीम दिया हुआ था उसमें कहा गया था कि आपको यहां पे एडिशनल फीस पे करना पड़ेगा 10 रुपीज पर डे ऑफ डिले के हिसाब से। बट अब चूंकि कोविड-19 चल रहा है, हर कोई बंदा फाइनेंशियली मार जो है वो कहीं ना कहीं खा रहा है, तो ऐसे केस में ये चीज को यहां पे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और कहा गया कि आपको एडिशनल फीस पे ही नहीं करना है, आप नॉर्मल फीस पे कर दो वही काफी है। गॉट इट, ठीक है साहब। फिर उसके हिसाब से आपको यहां पे इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन दिया गया है, मतलब नॉर्मली अगर बात करोगे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल नहीं किए लॉ के हिसाब से तो आपके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग जो है वो चल सकती है, बट अगर ये स्कीम के हिसाब से आपने डॉक्यूमेंट्स को फाइल कर दिया तो भले ही आपने लेट फाइल किया, कब, ये टाइम पीरियड के बीच में, ये टाइम पीरियड के बीच में, तो ऐसे केस में आपके अगेंस्ट में केसेस को फाइल नहीं किया जाएगा और मान लिया जाएगा कि आपने अपनी फाइलिंग जो है वो प्रॉम्प्टली कर दी। क्या कहते हैं ध्यान से, कि जो भी डिफॉल्टिंग एलएलपी है विच हैव फाइल्ड देयर बिलेटेड डॉक्यूमेंट टिल दिस डेट एंड मेड गुड द डिफॉल्ट शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू द प्रोसिक्यूशन बाय द आरओसी फॉर सच डिफॉल्ट्स। सीधी सीधी बात, नहीं किया जाएगा ना भाई, सब क्यों करेंगे फिर ऐसे केस में, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्म्स एलिजिबल, कौन से फॉर्म्स को अलाउ किया जाएगा, ऑल फॉर्म्स, सारे के सारे फॉर्म्स। पहले बताया था 3, 4 और 8 और 11 बस, लेकिन अब क्या बोलता है, सारे के सारे फॉर्म्स अलाउड है, जो भी फॉर्म्स आपने अभी तक फाइल नहीं किए होंगे उनको फाइल कर दो बोले, ठीक है। लेकिन कौन से फॉर्म्स के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, तो ध्यान से, स्कीम शैल नॉट अप्लाई टू द एलएलपी विच हैज मेड एप्लीकेशन फॉर द स्ट्राइकिंग। अरे बाप रे, कंपनी को आप स्ट्राइक ऑफ कर रहे हो, कंपनी को स्ट्राइक ऑफ ही कर रहे हो तो फिर फाइलिंग करने का मतलब क्या आता है, गॉट इट। अगर आप कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर रहे हो तो फाइलिंग करने का सेंस बनता नहीं है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर देखिए क्या कहता है कि सर जैसे ही आपकी ये स्कीम खत्म हो जाती है ये वाली डेट को, ठीक है, लेकिन आप यानी कि आपकी एलएलपी इतनी ढीठ कि डेट जाने के बाद में भी आपने क्या नहीं किया, फाइलिंग नहीं करी। बताओ आप, डेट जाने के मतलब अभी भी आप क्या हो, डिफॉल्टिंग आप एलएलपी हो, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या कहा गया कि आपका आरओसी जो है वो आपके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन फाइल कर सकता है। सीधी सीधी बात, क्या कर सकता है, प्रोसिक्यूशन जो है वो फाइल कर सकता है अगर आपने ना ही तो ये स्कीम का बेनिफिट उठाया और डिफॉल्टिंग ही आप अभी भी हैं। गॉट इट, इन दैट केस तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो ये आपका एलएलपी वाला जो है
ये हो गया अमेंडमेंट नंबर कौन सा 20, एलएलपी स्कीम जो यहाँ पे दी गई थी। इस पे भी क्वेश्चन पूछने का कुछ ऐसा पक्का नहीं है, क्योंकि अगेन दिस इज फॉर द टाइमिंग ओनली। क्या क्वेश्चन पूछेंगे टाइमिंग के लिए, थोड़े टाइम के लिए आपको दिया गया है। आई डोंट थिंक इस पे डाउट आएगा, कोई सवाल आपको पूछा जाएगा, बट स्टिल पता होना चाहिए, तो आप एक बार इसको रीड कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सेंसिटाइजेशन ऑफ द निधि कंपनी टुवर्ड्स द कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 406 एंड निधि रूल्स 2014 as amended by this amendment with effect from 15/8/2019 and general public to invest in the genuine and the compliant nidhis only. सर ये 2019 के हिसाब से एक रूल जो है उसको यहाँ पे लाया गया, मतलब अमेंडमेंट यहाँ पे लाया गया, और ये कहा गया कि निधि कंपनीज जो है ना वो और कंप्लाइंट कंपनीज होनी चाहिए। उसके हिसाब से आपका जो ये सेक्शन नंबर 406 है, ठीक है, और आपका जो रूल है निधि रूल जो है उसमें थोड़ा सा चेंज जो है वो यहाँ पे किया गया। और क्या कहा गया, बहुत सिंपल, कि साहब ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए और इन्वेस्टर का फ्रेंडलीनेस जो है वो रहना चाहिए। उस हिसाब से यहाँ पे रिसेंटली एमेंडेड प्रोविजन जो है उसको यहाँ पे लाया गया, जो कि 15/8/2019 से क्या है इफेक्टिव। से क्या कहा गया इसके हिसाब से, कहा गया दैट द निधि कंपनीज हैव टू अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट for updation of their status or declaration as निधि कंपनी in form number NDH4। और ये तो मैंने आपको बताया पहले, कब करना भाई साहब, ये करना है आपको विद इन 1 year फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और विद इन 9 months कब से, फ्रॉम अमेंडमेंट रूल्स, ठीक है, अमेंडमेंट रूल्स से। अंडरस्टूड द पॉइंट, ये आपको समझ में आ गया, क्लियर है, डन। चलिए ठीक है साहब। फिर उसके बाद में अगर मैं ये वाले की बात करूं तो सर इसकी बात अपन पहले भी कर चुके हैं, जहां पे जो आपका इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, ठीक है, इंटरिम वाला या फिर फाइनल वाला, एज द केस में भी, उसको यहाँ पे प्रोसीजर की बात जो है वो करी गई है, जो अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। इसके लिए 2 सर्कुलर आए थे, एक आया था आपका 17 फरवरी 2020 को, ठीक है, दूसरा आया आपका 6 मार्च 2020 को, जिसने पहले वाले सर्कुलर को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। अब जब ये पहले वाला सर्कुलर सप्रेस हो चुका, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, इसको अगर आप ध्यान नहीं भी दोगे, ये पूरा का पूरा अगर आप ध्यान नहीं भी देते हो, ये पूरा छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। गॉट द पॉइंट, डन। इवन ये वाला भी, ये पूरा का पूरा ये वाला साइड जो है, इसको अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर मैं ये वाले की बात करूं तो ये वाला मैं आपको समझा चुका हूं। ये देखिए आप वही वापस से INC 28 वाला फॉर्म ये आपको फाइल करना होगा, फिर उसके बाद में आप CEO के तौर पे आ जाएंगे, ठीक है, कंपनी CIRP के प्रोसेस में चली जाएगी, फिर उसके बाद में वहाँ से निकालना है तो फिर से आपको INC 28 जो उसको क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। वो पूरी बात जो वो यहाँ पे आपके लिए लिखी हुई है, तो बस एक बार इसको आप क्या करेंगे, सिंपल तरीके से रीड आउट कर लेंगे। और ये साइड वाला अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा, नो इश्यूज एट ऑल। गॉट द पॉइंट, डन। चलिए, तो ये आपका अमेंडमेंट नंबर कौन सा था, साथ में पता भी चलता रहना चाहिए ना कि कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। 20 के बाद में ये 21वां अमेंडमेंट था आपका निधि वाला, ठीक है। निधि के बाद में ये अब 22वां, इसको मत ही बोलो क्योंकि इसकी बात अपन पहले भी कर चुके हैं, तो 22वां अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। पर ये वाले जो अमेंडमेंट्स अभी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये फॉर द टाइम बिंग है ओनली। क्यों ऐसा, क्योंकि जहां जहां पे कोविड-19 लिखा हुआ है, तो जब तक कि कोविड-19 का इशू खत्म नहीं होता तब तक ये चलेगा, बाद में सिनेरियो वापस चेंज हो जाएगा। क्या कहता है सबसे पहली बात, नो एडिशनल फीस शैल बी चार्ज फॉर द लेट फाइलिंग ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 30 सितंबर 2020। एडिशनल फीस जो वो नहीं लिया जाएगा, किस केस में बेटा, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, रिटर्न और स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद MCA 21 रजिस्ट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ड्यू डेट। ड्यू डेट कभी की भी थी, ठीक है, कोई भी ड्यू डेट होगी, लेकिन अगर आपने ये डेट से ये डेट के बीच में फाइलिंग किया होगा तो कोई फीस बिल आपसे लिया नहीं जाएगा, विच विल नॉट ओनली रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द ऑफ द कंपनीज एंड LLP एट अ लार्ज, but also enable the long standing non compliant companies LLPs to make a fresh start।
बराबर, यानी कि काइंड ऑफ वही वाली स्कीम हो गई जो एलएलपी स्कीम आई थी, और दूसरा आगे चल के अपन कंपनी स्कीम के बारे में भी बात करेंगे, वो भी आपको आगे दी हुई है। ठीक है, ठीक है सब। फिर उसके बाद में दूसरा थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या सब बोले, अगर आप बात करते हैं बोर्ड मीटिंग्स के बारे में, जिसके लिए सेक्शन नंबर 173 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो आपको दिया गया। ठीक है, तो क्या कहा गया, द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग द बोर्ड मीटिंग कंपनीज विद इन द प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल ऑफ 120 डेज। पहले कहते हैं ना कि दो मीटिंग जो है उसके बीच में मैक्सिमम जो गैप रहेगा वो 120 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, उसको 60 डेज से एक्सटेंड कर दिया। मतलब 120 प्लस 60 टोटल कितना हो गया, 180 डेज। ठीक है, बोले अब अगर आप 180 दिन के दरमियान भी करते होंगे ना तो वो भी चलेगा इनटू दिस पेंडेमिक टिल नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। अगले 2 क्वार्टर्स के लिए आपको ये वाली चीज जो है वो सीधी सीधी यहां पे बोल दी गई है। गॉट इट? ठीक है साहब, दैट इज टिल 30th ऑफ सितंबर, यानी कि आपका अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, ये 2 क्वार्टर्स में आपको ये बेनिफिट जो दे दिया गया। अकॉर्डिंगली एज वन टाइम रिलैक्सेशन द गैप, ये ध्यान दीजिएगा, रिलैक्सेशन कितने टाइम है, 1 टाइम। मतलब क्या ये बार बार मिलेगा, नहीं साहब, सिर्फ 2 क्वार्टर के लिए फिलहाल ये रिलैक्सेशन जो है वो आपको दिया गया है। द गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में एक्सटेंड अप टू 180 डेज इंस्टेड ऑफ 120 डेज। अंडरस्टूड? डन। ठीक है साहब, फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं अबाउट द कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, सर ये बात अपन पहले कर चुके हैं, ये बात पहले कर चुके हैं कि ये आपका 19-20 से एप्लीकेबल ना होके कब से एप्लीकेबल होगा, अगले साल यानी कि 20-21 से एप्लीकेबल होगा, और ये पुराने ईयर से एप्लीकेबल नहीं होगा। अगेन ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू कोविड। ठीक है साहब, फिर उसके बाद में अगला पॉइंट, शेड्यूल नंबर 4 में अगर पैरा नंबर 7(1) की बात की जाए, द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग इन अ फाइनेंशियल ईयर विदाउट द अटेंडेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट। ये नॉर्मली अगर बात करेंगे शेड्यूल नंबर 4 जो है उसका ये पैरा बोलता है। बट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 if the independent directors of a company have not been able to hold a meeting, the same shall not be viewed as a violation। मतलब अगर आपने वो एक मीटिंग नहीं भी ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि सिनेरियो जो है वो अपने को पता है कि वैसा मीटिंग ले ही नहीं सकता। ठीक है, द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हाउएवर मे शेयर देयर व्यूज amongst themselves through telephone or email or any other mode of communication if they deem to be necessary। यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए जो एक मीटिंग लेना कंपलसरी किया गया था साल भर में, वो मीटिंग इस पर्टिकुलर टाइम पे जब कोविड-19 चल रहा है आपको लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और नहीं भी लिया होगा तो वायलेशन उसको माना नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है साहब। फिर उसके बाद अगर आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जो है वो अभी हुआ है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी आपकी है, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल अ डिक्लेरेशन फॉर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। साहब सेक्शन नंबर 10A याद आया, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है उसके बारे में फाइल करना पड़ता है विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, उसमें क्या कहा गया है कि आपको और एडिशनल 180 डेज जो है वो दिए जा रहे हैं। अभी फिलहाल की अगर बात की जाए, अगर रिसेंटली आपकी जो कंपनी है वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट की गई होगी कोविड-19 केस में, इसके आसपास में, ठीक है, तो पहले आपको कहा गया था कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट जो है वो 180 दिनों में आपको फाइल करना पड़ता था, लेकिन अब एडिशनली 180 डेज जो हैं वो आपको और यहां पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। फिर इसके बाद में एक और पॉइंट, क्या सब बोले, मिनिमम रेसिडेंसी। अगर आपको ध्यान होगा डायरेक्टर्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि कम से कम एक डायरेक्टर जो है वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप रेसिडेंसी की बात करो तो कम से कम कितने दिन, एटलीस्ट 182 डेज इन द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, बट सर एक मिनट, ये तो सबको जग जाहिर है कि बिकॉज ऑफ द कोविड लॉकडाउन जो है वो अनाउंस हो गए। जो बंदा इंडिया में था वो इंडिया में रह गया, जो बंदा फॉरेन में था वो फॉरेन में रह गया। अब मान लीजिए कोई ऐसा बंदा जो कि फॉरेन में ही रह गया है, ठीक है, वो बंदा इंडिया में तो आ नहीं पा रहा। अब अगर साल भर में 182 डेज नहीं होते हैं तो कह सकते हैं कि वो बंदा क्या नहीं है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है। मतलब ये वाला जो प्रोविजन है क्या उसको कंप्लाई कर रहे हैं क्या? आंसर इज नो। लेकिन क्या कहा गया कि सर ऐसे केस में इसको नॉन कंप्लायंस नहीं माना जाएगा। इट्स ओके अगर ये साल के लिए यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए अगर वो बंदा मिनिमम रेसिडेंसी के 182 डेज के कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करता है तो, क्योंकि सिचुएशन वैसी।
ठीक है सर। फिर उसके बाद में सेक्शन नंबर 73, सर सेक्शन नंबर 73 टॉक्स अबाउट व्हाट, टॉक्स अबाउट डिपॉजिट्स। एंड सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो रूल नंबर 18 बात करता है किसके बारे में, डिबेंचर्स के बारे में। ठीक है, सेक्शन 73 बात करता है डिपॉजिट के बारे में, रूल नंबर 18 बात करता है डिबेंचर के बारे में, और दोनों में एक DRR का पॉइंट जो है वो दिया गया है, जो कि यहां पे डिपॉजिट रिजर्व की बात करता है और यहां पे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की बात करता है। ठीक है सर, इसमें 20% का रिजर्व क्रिएट करना होता है और इसमें 15% जो है वो डिपॉजिट करने होते हैं एक महीने के अंदर, यानी कि 30th ऑफ अप्रैल तक। तो कहा गया है कि सर जो डेट आपकी 30th ऑफ अप्रैल तक दी हुई थी दोनों ही केसेस में, उसको एक्सटेंड करके 30th ऑफ जून 2020 कर दिया जा रहा है फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए, फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, दैट इज द फाइनेंशियल ईयर कौन सा, 1920। गॉट द पॉइंट, डन। ठीक है साहब, नेक्स्ट पॉइंट, ये फ्रेश स्टार्ट स्कीम, अब ये जो रहेगा वो आपके नेक्स्ट अमेंडमेंट में काउंट हो जाएगा। अमेंडमेंट नंबर कौन सा, 23। जैसा कि आपने LLP के लिए स्कीम की बात करी जिसका नाम क्या दिया था, LLSS, ठीक है, जो स्कीम आपने वहां पे प्रोवाइड की थी, सेम ऐसा ही यहां पे कंपनीज के लिए फ्रेश स्टार्ट स्कीम जो है वो दिया गया है 2020 का, नाम दिया जा रहा है CFSS 2020। कब लाया, 30th ऑफ मार्च 2020 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया। सर क्या कहा जा रहा है इसके हिसाब से, जैसा LLP के बारे में कहा था लगभग वैसे यहाँ पे कहा जा रहा है। सर बोले हो सकता है कि आपने पिछले काफी टाइम से क्या नहीं किए होंगे, फॉर्म्स फाइल नहीं किए। सर कौन से वाले फॉर्म, AOC फाइल नहीं किया होगा, या अपार्ट फ्रॉम दैट एनुअल रिटर्न्स के जो फॉर्म होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फॉर्म होता है, ये जो भी फॉर्म्स हैं, चार्जेस के फॉर्म्स हो गए, ठीक है, वो शायद आपने फाइल नहीं किए होंगे। तो अब कहा जा रहा है कि आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है जिसका फाइलिंग आप अभी कर सकते हो और कोई एडिशनल फीस जो है वो आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉपर्ली देख लेते क्या कहते हैं। सर इन ऑर्डर टू गिव अपॉर्चुनिटी टू द डिफॉल्टिंग कंपनीज, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी कंपनीज, डिफॉल्टिंग, मतलब ऐसी कंपनी जिनको अभी तक फाइलिंग करना चाहिए था बट उन्होंने कोई फाइलिंग अभी तक किया नहीं है, डिफॉल्टिंग कंपनीज। ठीक है, एंड टू अनेबल देम टू फाइल द बिलेटेड स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट। सर लॉ ने आपको जो डॉक्यूमेंट्स को फाइल करने के लिए बोला था और आपने अभी तक नहीं किया था, एक और अपॉर्चुनिटी आपको दिया जा रहा है कि आप उसका फाइलिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इन द रजिस्ट्री द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द स्कीम वाइड नोटिफिकेशन नंबर 10 जो कि 30 मार्च 2020 को आया, विच गिव्स वन टाइम अपॉर्चुनिटी। कौन सी अपॉर्चुनिटी है, वन टाइम, दोबारा ये मिलने वाली नहीं है। और क्या कहते हैं, टू द कंपनीज टू मार्क अ फ्रेश बिगिनिंग एज फुल्ली कंप्लायंट कंपनीज बाय मेकिंग गुड एनी डिफॉल्ट रिलेटेड टू द स्टैट्यूटरी फाइलिंग विदाउट पेइंग एनी एडिशनल फीस। सेम LLP वाला, सब बोले नॉर्मल फीस पे करनी पड़ेगी, लेकिन जो लेट फीस वगैरह है, जो एडिशनल फीस वगैरह है, वो सब बोले आपको पे करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहता है भाई साहब, इन एडिशन दिस स्कीम गिव्स अपॉर्चुनिटी टू द इनएक्टिव कंपनी ऑल्सो। ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो कि आप अपने आप को डोरमेंट कंपनी डिक्लेयर करवा सकते हो अंडर सेक्शन दिस बाय फाइलिंग अ सिंपल एप्लीकेशन एट द नॉर्मल फीस। अगर आपकी कंपनी इनएक्टिव होगी तो आप मतलब ज्यादा कुछ एडिशनल आपको पे नहीं करना पड़ेगा, नॉर्मल फीस जो उसी को पे करके क्या कर सकते हो, अपने आप को डोरमेंट कंपनी में डिक्लेयर जो है वो आप करवा सकते हैं। ठीक है, अगर ये स्कीम के हिसाब से बात करें कब आई फोर्स में, 1 अप्रैल 2020 को, और कब तक वैलिड है, 30 सितंबर 2020 को। यानी कि अगर आपको फॉर्म्स वगैरह फाइल करने हैं तो लास्ट डेट जो वो क्या रहेगी आपकी, 30 सितंबर 2020। सर LLP के लिए भी सेम था, हाँ सर एकदम कॉपी पेस्ट, कोई फर्क नहीं। एप्लीकेबल किस पे है, सर डिफॉल्टिंग कंपनीज पे। सर डिफॉल्टिंग कंपनीज का मतलब क्या होता है, ऐसी कंपनी जिसने कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह का फाइलिंग नहीं किया होगा उसको कहा गया है डिफॉल्टिंग कंपनी, और अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है कि आप इसका फायदा उठा सकते हो और अपने आप को आप लॉ कंप्लायंट कंपनी जो है वो बना सकते हो। बेनिफिट क्या रहेगा, सर सबसे पहली बात एडिशनल फीस जो है उसको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, सर आपके अगेंस्ट में कोई केस फाइल नहीं होगा, कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं करी जाएगी अगर ये टाइम पीरियड में आप ये केसेस आप ये डॉक्यूमेंट्स को फाइल कर देते हैं तो, और आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, इम्यूनिटी जो है वो मिल जाएगी। फीस कौन सी पे करनी है, सब बोले नॉर्मल फीस पे करनी है जो पहले से प्रेस्क्राइब किया हुआ है इनटू दिस पर्टिकुलर रूल्स। ठीक है, ये करनी है, लेकिन आपको कोई एडिशनल फीस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है साहब, बोले ठीक है। नाउ प्री कंडीशन टू बी कंप्लाइड, क्या करना होगा? इफ द डिफॉल्टिंग कंपनी विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टैट्यूटरी फाइलिंग अंडर द एक्ट और इट्स ऑफिसर इन डिफॉल्ट एज द केस में बी हैज फाइल्ड एनी अपील, ये बहुत जरूरी है भाई, ध्यान से सब बोले। अगर आप ये स्कीम के हिसाब से जाना चाहते हैं तो कहा गया है कि इसके पहले आपको ये देखना होगा कि अगर ये फाइलिंग के मैटर को लेके अगर आपने कोई अपील फाइल करी है अगेंस्ट एनी नोटिस इशूड और कंप्लेंट फाइल्ड और एन ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट और बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर द एक्ट, ठीक है, बिफोर एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट और द अथॉरिटी फॉर वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 56 और 2013 इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एन एप्लीकेशन इज मेड अंडर दिस स्कीम, द एप्लीकेंट शैल बिफोर फाइलिंग एप्लीकेशन अंडर दिस स्कीम शैल विड्रॉ दैट अपील एंड फर्निश द प्रूफ ऑफ द सेम। अरे बाप रे, मतलब क्या? मतलब सीधा सीधा कि आपको आरओसी ने कंपनीज एक्ट 2013 या फिर कंपनीज एक्ट 1956 उसके हिसाब से आपके अगेंस्ट में कोई केस फाइल किया था, ठीक है, या आपको कोई नोटिस इशू किया था, ठीक है, या कोई भी और चीज हुई थी और उसके ऊपर आपने क्या किया हुआ है, अपील जो है वो हायर अथॉरिटी के पास में आप लेके गए हो, एनसीएलटी के पास, एनसीएलएटी के पास और एज द केस में भी, ठीक है। तो ये स्कीम का बेनिफिट अगर आप उठाना चाहते हैं तो पहले उस अपील को विड्रॉ करना पड़ेगा, उस अपील को क्या करना पड़ेगा? विड्रॉ करना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। नाउ अगर बोले आपने अपील ही फाइल नहीं की थी तो क्या कहता है? इन केस वेयर ड्यू टू डिले एसोसिएटेड इन फाइलिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट और रिटर्न एटसेट्रा, penalties were imposed by the adjudicating officer under the act, but no appeal has been filed by the concerned company or officer before the regional director as on the date of commencement of the scheme। तो ऐसे केस में आपको ये फॉलोइंग रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाएगा। क्या कहता है ध्यान से? where the last date of filing the appeal against the order of the adjudicating authority falls between the 1st March to 31st of May 2020, 120 additional days shall be allowed with effect from such last date to all the companies and their officer for filing the appeal before the concerned regional director। ये ध्यान से, ये दूसरा पॉइंट आपको बोला गया। क्या सर? बोले आपके अगेंस्ट में कोई तो भी ऑर्डर जो है वो इशू किया गया था और उसके अगेंस्ट में अपील करना अलाउ किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप वो अपील नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? सब बोले कोविड का इशू चल रहा है, कोविड का इशू चल रहा है, जो केसेस वगैरह हैं वो सब अभी बंद है, पेंडिंग है सबके सब, ठीक है। तो आपको क्या कर दिया गया यहाँ पे 120 एडिशनल डेज जो है वो प्रोवाइड कर दिए गए, क्या करने के लिए? आरडी के पास में अपील फाइल करने के लिए, ठीक है। ठीक है साहब। नाउ ड्यूरिंग सच एडिशनल पीरियड प्रोसिक्यूशन फॉर द नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन सो फार एज इट रिलेट टू डिले एसोसिएटेड इन फाइलिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट और रिटर्न एटसेट्रा shall not be initiated against such companies or their officer। क्या बात है भाई, एक और बेनिफिट क्या कहा गया कि ये पीरियड के अंदर, ये जो आपको 120 दिन का एडिशनल पीरियड जो है वो जो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, इसमें आपके अगेंस्ट में एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये बोल के कि आपने ये टाइम पीरियड में अपील फाइल नहीं किया था, आपका टाइम क्या हो चुका है? एक्सपायर हो चुका है, ऐसा बोल के। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेस टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द स्कीम। मतलब ये स्कीम जो है पूरी की पूरी कौन सी? CFSS। अगर इसका बेनिफिट आपको लेना तो प्रोसेस क्या रहेगा? सबसे पहली बात, यू हैव टू फाइल ऑल द बिलेटेड डॉक्यूमेंट विद द नॉर्मल फीस। सबसे पहला काम, सारे डॉक्यूमेंट जो उसको फाइल कर दो नॉर्मल फीस के साथ में, जो आपको वैसे भी करना ही था, ठीक है। देन यू हैव टू मेक एप्लीकेशन फॉर सीकिंग इम्यूनिटी इन फॉर्म नंबर दिस विद इन 6 months। 6 months आफ्टर द क्लोजर ऑफ द स्कीम। स्कीम कब क्लोज होगी भाई साहब? सब ले स्कीम जो है वो क्लोज होने वाली है 30th of September 2020 को, ठीक है। ये डेट जब आपकी आ जाएगी उसके बाद में 6 महीने का टाइम आपके पास में है, आप इम्यूनिटी के लिए एप्लीकेशन जो है वो दे सकते हैं, राइट। एंड आफ्टर द डॉक्यूमेंट्स आर टेकन ऑन द फाइल और ऑन द रिकॉर्ड और अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटी एज द केस मे बी। एंड अच्छी बात यह है कि इम्यूनिटी के लिए आप जो ये एप्लीकेशन दे रहे हो, इसके लिए आपको कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं, ठीक है साहब। नाउ बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन आपको क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट ऑफ इम्यूनिटी जो है वो आपको दे दिया जाएगा बाय द कंसर्न अथॉरिटी। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। लेकिन ये अपील किस पे एप्लीकेबल नहीं है? सॉरी, ये स्कीम जो है वो किस पे एप्लीकेबल नहीं है? बहुत सिंपल सा पॉइंट है सर,
अगर आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करने के लिए एक्शन जो है वो लिया जा चुका है। गॉट इट? ठीक है, फिर उसके बाद में कंपनीज विच हैव ऑलरेडी फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर द स्ट्राइक ऑफ। अरे बाप रे, मतलब पहला आपने एप्लीकेशन दिया था या नोटिस के अगेंस्ट में आपके ऊपर एक्शन लिया जा चुका है, कंपनी को स्ट्राइक ऑफ किया जा रहा है, या फिर आपने खुद ने क्या किया है, स्ट्राइक ऑफ करवाने के लिए एप्लीकेशन दे दिया, या फिर इनटू एनी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट आपकी कंपनी क्या हो रही है, दूसरी कंपनी में अमलगमेट हो रही है। सर जब दूसरी कंपनी में अमलगमेट हो रही है या फिर स्ट्राइक ऑफ हो रही है तो ऐसे केस में मैं क्यों फाइलिंग करने का नाटक करूं? ये सब करने की जरूरत ही नहीं है ना भाई साहब, बराबर है? ठीक है साहब। या फिर कंपनी विच हैव फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनीज। ले सर फाइलिंग नहीं कर पा रहा था क्योंकि कंपनी जो है वो इनएक्टिव कंपनी है और मुझे मेरी इनएक्टिव कंपनी को क्या करना है, डोरमेंट कंपनी डिक्लेयर करवाना। तो अगर मैं क्या कर चुका हूं, ऑलरेडी कंपनी को डोरमेंट डिक्लेयर करवाने के लिए फाइलिंग कर चुका हूं, तो ऐसे केस में भी जो ये स्कीम है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट दो फॉर्म्स आपको बताए गए, पहला SF7 और दूसरा चार्ज से जुड़े हुए जो फॉर्म्स हैं वो, ठीक है, उसके संदर्भ में भी आपको ये स्कीम का बेनिफिट जो है वो मिलने वाला नहीं है। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन, ठीक है साहब। फिर उसके बाद इनएक्टिव कंपनी वाला ये अपन बात कर चुके हैं, एक बार बस आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा, जस्ट रीड करने वाला चीज़ है, बाकी पूरा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपका अपील जो है वो पेंडिंग है कोर्ट में, या फिर कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया गया है कन्विक्शन का जिसमें कि आपकी जो कंपनी है उसको कन्विक्ट कर लिया गया है ऑफेंस के लिए और उसके हिसाब से पेनल्टी वगैरह इम्पोज कर दी जा चुकी है, एंड नो अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड, ठीक है। इम्यूनिटी का इफेक्ट क्या होगा इसकी बात अपन कर चुके हैं भाई साहब, इम्यूनिटी मिल गई मतलब आपके अगेंस्ट में केस वगैरह जो है उसको फाइल किया नहीं जा सकता। गॉट इट? एंड एट द कंक्लूजन ऑफ द स्कीम द अथॉरिटी शैल टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट द कंपनीज हु हैव नॉट अवेल्ड द स्कीम। सेम जो LLP का पॉइंट दिया गया वही पॉइंट आपको यहाँ पे भी दिया गया। अंडरस्टूड द पॉइंट? ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये वाली चीज़ की बात करूँ CFSS, इसके बारे में एग्जाम में सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं कोविड वाले पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो जो कोविड वाले पॉइंट्स है इस पे भी एग्जाम में सवाल जो है वो पूछा नहीं जाएगा। फिर इसके बाद में अगर मैं CIRP प्रोसेस की बात करूं इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है, बट दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ SBEC, नॉट ऑफ द कंपनी लॉ, ठीक है। या अपार्ट फ्रॉम दैट CS प्रोफेशनल की बात अगर करूं तो ओल्ड सिलेबस में CRVI और न्यू में CRIWL, उसका ये मेन टॉपिक हो गया जिस पे सवाल आपको पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद निधि वाले पे सवाल बिल्कुल पूछा जाएगा। LLP स्कीम की बात अगर मैं करूं, ठीक है, इसके ऊपर भी सवाल नहीं आएगा क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। फिर ये जो आपका FIO वाला है इस पे सवाल आ सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, बट स्टिल पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आपका जो ये कोविड-19 वाला सवाल जहाँ जहाँ पे कोविड-19 यूज़ हो रहा है, चाहे आप इसकी बात कर लीजिए, इस पे भी सवाल नहीं आएगा। इस पे सवाल आ सकता है जो अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर जो केस नहीं चलेगा उसकी बात की, उस पे सवाल आ सकता है। फिर उसके बाद में जो ये लोन वाला है RPT ट्रांजैक्शन जिसमें गवर्नमेंट कंपनी की बात करी गई, ये परमानेंट है, इस पर भी सवाल जो पूछा जाएगा। पहले सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी को कवर किया गया था, अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके साथ जो ट्रांजेक्शन है उसको भी यहाँ पे कवर कर लिया गया, तो इस पर सवाल पूछा जा सकता है। ये CSR वाला जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये भी कोविड के इससे टेम्परेरी है, टाइम पीरियड के लिए। फिर उसके बाद अगर मैं कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वाले टॉपिक की बात करूँ तो इसका सवाल यस पूछा जा सकता है, नो डाउट। वाइंडिंग अप के सवाल पूछे जा सकते हैं, नो डाउट। फिर उसके बाद में NCLAT अमेंडमेंट रूल्स पूछे जा सकते हैं, इस पे सवाल आ सकता है। कंडोनेशन ऑफ डिले सेक्शन नंबर 460, इसका सवाल भी आपको आ सकता है। KMP के जो क्वेश्चंस हैं रूल नंबर 8A, रूल नंबर 9, इस पे भी सवाल आ सकता है। ये अमेंडमेंट आपका रिलेवेंट हो जाएगा, नो डाउट इन दैट, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट्स, ये वाला सवाल नहीं पूछा जाएगा।
फिर नफरा 2, इसका भी कोविड-19 का इम्पैक्ट है तो ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है। एनबीएफसी जिसके ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। फिर रूल नंबर 8A ये वाला, इसके ऊपर सवाल पक्का आएगा। डिपॉजिटेड रिसिप्ट्स वाले पे सवाल पक्का आएगा, मतलब एग्जाम के लिए उसको पढ़ना रहेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा इस पे पढ़ना रहेगा नो डाउट। इस पे तो सवाल पक्का ही पक्का। कौन सा? जो इनकॉर्पोरेशन वाले रूल्स हैं, इनकॉर्पोरेशन वाले रूल्स जहाँ पे कि स्पाइस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात करी गई है, उसको अच्छे से आपको देखना रहेगा, ठीक है। फिर ये इंसॉल्वेंसी वाला भी अपन ने अच्छे से कवर कर ही लिया था, ये भी आपको देखना रहेगा। दैट्स इट, ये पूरा करना रहेगा स्टार्टिंग का, करेक्ट, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपके जो कंपनी लॉ के अमेंडमेंट्स हैं, चाहे आप न्यू सिलेबस की बात करें, ओल्ड की बात करें, या फिर एसएलपी की बात करें, दिसंबर 2020 एग्जाम्स के लिए ये सारे अमेंडमेंट्स मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे बता दिए, तो देख लीजिएगा अच्छे से। और अगर आपको ये वीडियो क्लासेस पसंद आई होगी, ये वीडियो अमेंडमेंट का पसंद आया होगा, तो जाते जाते लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताइएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। व्हाट द पॉइंट, दैट्स इट। मिलते हैं अगले अमेंडमेंट में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।